भू अध्यादेश कानून जो एक काला कानून जो है, जिसकी वजह से राज्य हमारी अपनी जमीन होगी, अपने हमारे संसाधन होंगे, अपना हमारा रहन सहन होगा, वो सब आज खतरे में आ गए इस वर्तमान सरकार में। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम बहुत अच्छा कानून लेके आए, हम यूसीसी ले आए। अरे सब ये यूसीसी कुछ नहीं है, सब बकवास है, कुछ नहीं है। यूसीसी अच्छी चीज है क्या? लेकिन सरकार तो उसे अपनी उपलब्धि वो तो सरकार कहेगी। मोहम्मद तुगलक ने कहा मेरे से बड़ा राजा कोई है ही नहीं। दिल्ली से दौलताबाद चला गया, दौलताबाद से दिल्ली आ गया। कितने लोग जाने में मरे, कितने लोग आने में मरे, और लास्ट में लिख दिया पागल बादशाह। तो ये पागल सरकार है। ये इतिहास जब भी बनेगा उत्तराखंड का, उस उत्तराखंड के इतिहास में अगर जमीन का चीरहरण किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। ये स्थिति की है। और उसके बाद फिर ये आ गए हमारे पुष्कर सिंह जी, ये दामी गजादा लगाने वाले। दामी जी कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा भू अध्यादेश कानून। कौन सा कानून है ये? लंगड़ा कानून। अच्छा, आप कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उस दौरान स्कूलों को लेकर ऐसा क्या प्लान था जो आपको लग रहा है कि उस समय बेहतर था और आज स्थिति खराब हो गई है? 632 मॉडल स्कूल जो हैं, बेसिक से लेके और हाई स्कूल से लेके और इंटरमीडिएट 3 ग्रेडों में हमने मॉडल स्कूल चयनित किए और वो बनवाए। उनमें शिक्षा का स्तर हमने सुधारने का प्रयास किया और वो सुधरा भी। तो आपकी कभी मुलाकात होती हो अगर मौजूदा शिक्षा मंत्री से, तो आप बताते हैं उनको कि ऐसा करना चाहिए? भगवान बचाए, धन सिंह जी से भगवान बचाए। ये बता देना, खुद चंपावत में जहाँ से मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ के 3 पॉलिटेक्निकों पे ताले पड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी सो रहे। अभी आप कहीं भी चाहिए उत्तराखंड में, इतने बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं, 10-10 मीटर पे, 20-20 मीटर पे वो होल्डिंग, फलानी योजना, मोदी जी का वो चेहरा और धामी जी की खींचे दांती, दिखे नहीं जन फर्स्ट क्लास। अच्छा, आपने बताया कि आपने स्कूल खुलवाए, आपने पंपिंग की योजनाएं बनाई, सड़कें बनवाई, तो ऐसा क्या रहा, लोगों का मूड क्यों चेंज हुआ? ये मेरे समझ में भी नहीं आया कि भाई आखिर में बात क्या है? जैन कुछ नहीं करी, तैना पर भीतर भरी, और जैन सब कुछ करी, सुदान गोटर पर बैठा ये अगर बैठूं तो मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने कहा मंत्री प्रसाद तू चुनाव लड़। मैं तो इस समय सारा घूम के आ गया हूँ क्षेत्र में। मैंने कहा बोलो भाई पहले चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि मैं तेरे को खाए हूँ जलगा दिए कि डर चला। जनता भरोसा करेगी तो फायदे में रहेगी, नहीं करेगी तो जयराम जी। ये तो जनता पे है। निवेदन कर रहे हैं कि इन राक्षसों से बचो भाई। ये तो जो ऐसे भस्मासुर पैदा हो गए हैं, जिनको नाचना सिखाया था वही हमारे पीछे पड़ गए। सारी योजनाएं चौपट हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। हर राजनीतिक चेहरे की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां चुनावी पोस्टरों पर नहीं, आंदोलनों की सड़कों पर लिखी जाती हैं। जहां एक छात्र नेता जन आंदोलनों का योद्धा बनता है, जेल की सलाखों से गुजरता है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की आवाज बनता है और फिर जनता के भरोसे विधानसभा से लेकर मंत्री परिषद तक का सफर तय करता है। आज हमारे साथ हैं उसी संघर्ष, उसी सफर और उसी सियासी अनुभव का एक बड़ा नाम, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी। मंत्री प्रसाद नैथानी का सार्वजनिक जीवन लगभग 5 दशक लंबा है। वर्ष 1977 में उन्होंने राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी से छात्र नेतृत्व की शुरुआत की। इसके बाद एनसीसी में अंडर ऑफिसर बने और दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश एनसीसी दल के 2nd कमांडर के रूप में प्रतिभाग किया। छात्र राजनीति में लगातार आगे बढ़ते हुए छात्र संघ कोषाध्यक्ष, गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष और फिर छात्र संघ अध्यक्ष का दायित्व संभाला। यहीं से शुरू हुआ राजनीति और जनसेवा का वो सफर जिसने उन्हें उत्तराखंड की राजनीति का एक चर्चित चेहरा बना दिया। वर्ष 1989 में पहली बार देवप्रयाग विधानसभा से विधायक चुने गए। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 2002 में फिर जनता का विश्वास हासिल किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार में सहकारिता, पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री बने। वर्ष 2012 में पार्टी का टिकट कटने के बावजूद निर्दलीय चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ साबित की और बाद में शिक्षा एवं पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली। लेकिन मंत्री प्रसाद नैथानी की पहचान सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रही। चिपको आंदोलन, शराबबंदी आंदोलन, अंशकालिक शिक्षकों के आंदोलन, रोजगार आंदोलन और उत्तराखंड राज्य आंदोलन जैसे अनेक जन आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर 1994 की घटनाओं के विरोध में नई टिहरी स्थित
जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में 72 घंटे का उपवास भी किया। सड़क निर्माण और जनहित के मुद्दों पर कई बार आमरण अनशन किए, लंबी पद यात्राओं का नेतृत्व किया, जेल यात्राएं की, लाठीचार्ज झेला और जनता की आवाज को लगातार बुलंद करते रहे। संगठन में भी उनकी भूमिका अहम रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे, कई जिलों में संगठन को मजबूत किया, सदस्यता अभियान का नेतृत्व किया और लोकसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक महत्वपूर्ण चुनावी जिम्मेदारियां निभाई। वर्तमान में वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। राजनीति के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में भी उनका विशेष योगदान रहा है। पिछले 25 वर्षों से श्री विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा का संयोजन, गुरु माणिकनाथ यात्रा, श्रवण कुमार यात्रा और उत्तराखंड की देव संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के अनेक प्रयास उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। आज उनसे जानेंगे उनके संघर्षों की कहानी, राजनीतिक सफर, उत्तराखंड के वर्तमान और भविष्य की दिशा, कांग्रेस की रणनीति और जनता से जुड़े उन सवालों के जवाब जिनका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ में। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आप देख रहे हैं संवाद 365 पॉडकास्ट की सीरीज में। आज हमारे मेहमान हैं उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के विशेष आमंत्रित सदस्य मंत्री प्रसाद नैथानी। नैथानी जी, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं जो नहीं जानते कि मंत्री प्रसाद नैथानी कौन है। देखिए, मैं आपके संवाद 365 का आभारी हूँ कि आप लोग इस मिशन पर काम कर रहे हैं और बार बार कई जगहों पर, कई स्थानों पर, कई विषयों पर आप मुखर होकर के समाज की बातों को रखते हैं। सरकार की जो नाकामियां हैं या सरकार के जो कार्य हैं उनके बारे में बताते हैं। आपने मेरे से सवाल किया है कि आप अपने बारे में बताइए, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस भारत माता का एक छोटा सा सपूत हूँ और उत्तराखंड का एक सिपाही होने के नाते मैं पट्टी 11 इंदाव ग्राम कोट का निवासी हूँ। 1958 में मेरा जन्म हुआ है और उसके बाद जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो बॉम्बे से हुई है। मेरे पिताजी वहाँ बॉम्बे थे, वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई और फिर पिताजी की मृत्यु के बाद हम उत्तराखंड में आए। उस समय उत्तर प्रदेश था। तो फिर कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 इन सब चीज़ों को पढ़ाई में हम आगे बढ़े और आपके प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी में से मैंने इंटरमीडिएट किया, हाई स्कूल किया। उसके बाद स्वामी रामतीर्थ संगठक महाविद्यालय जो परिसर टिहरी में था, अब तो डूब गया, वहाँ पर मुझे सबसे पहले छात्र राजनीति में आने का मौका मिला। प्रताप इंटर कॉलेज में मैं जनरल मॉनिटर था और जब पूरा बैच प्रताप इंटर कॉलेज का साइंस फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी के छात्र जब डिग्री कॉलेज में आए तो उन्होंने सबने कहा कि नैथानी जी आपको छात्र संघ में आना चाहिए। तो उन सब ने मिला करके मुझे कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, कोषाध्यक्ष बना। उसके बाद फिर जनरल सेक्रेटरी का लड़ाया, फिर उपाध्यक्ष का लड़ाया और 86 में मुझे अध्यक्ष पद के लिए सब ने सपोर्ट किया। छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। फिर उस समय महासंघ बना था, महासंघ में भी अध्यक्ष बनाया लोगों ने। उसके बाद जब मैं छात्र जीवन में था तो उस समय जितने विद्यालय थे हमारे उत्तराखंड के, उस समय यूपी था, तो विद्यालयों में जो हैं वो अध्यापक नहीं थे और वन अधिनियम 1980 के कारण पूरे उत्तराखंड की सारी विकास की योजनाएं ठप पड़ गई थी। इस विषय पर मैंने टिहरी से आंदोलन प्रारंभ किया और गोदाधार अखोड़ी इंटर कॉलेज में वहाँ पर अनशन शुरू किया कि वन अधिनियम को लचीला किया जाए और जितने विद्यालय रिक्त पड़े हैं टीचरों के, उन विद्यालयों में टीचरों की नियुक्ति की जाए। और वो आंदोलन वहाँ टिहरी अखोड़ी से चला। फिर टिहरी में
9 महीने तक हमने जन आंदोलन चलाया, जेल भरो आंदोलन चलाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 11 गांव हिंदाओं के बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे गिरफ्तारियाँ दी, और उस समय टेहरी जेल में जहाँ श्रीदेव सुमन जी को रखा गया था, उस जेल में हम लोग कैद रखे गए, और कम से कम 18-19 हज़ार लोगों ने उस समय 9 महीने में गिरफ्तारियाँ दी। महिलाओं ने दी, बच्चों ने दी, बुजुर्गों ने दी, प्रतिनिधियों ने दी, क्षेत्र प्रतिनिधियों ने। और उसके बाद आंदोलन तब ये हुआ, सरकार ने उस समय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और वीर बहादुर सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो बात गई और ये एक बात तय हुई कि अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। अच्छा। तो पूरे प्रदेश में उस समय जो नियुक्तियां हुई, जिन जगहों पर टीचर नहीं थे, अंशकालिक टीचरों की नियुक्ति की गई। पूरे प्रदेश में उस समय 12,000 लड़के जो हैं वो विभिन्न जनपदों में, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में भी, वहाँ पर भी नियुक्त किए गए। और वो सब जब नियुक्तियाँ हो गई, वन अधिनियम लचीला बनाने के सवाल पर फिर आंदोलन चला। उसमें हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, जो हमारे उत्तराखंड के गांधी हैं, वो भी आए, उन्होंने भी शिरकत की, और ये आंदोलन पूरे उत्तराखंड में जगह जगह फैलाया गया कि वन अधिनियम को लचीला किया जाए। तो उसके तहत जो है पार्लियामेंट में उस समय एक बिल पास हुआ कि 1980 अधिनियम, जो वन संरक्षण अधिनियम था, उसके अमेंडमेंट का सवाल आया उस आंदोलन के फलस्वरूप। और उस पे फिर एक बात वन अधिनियम लचीला होने की बात आई। दूसरी बात, जो मुख्य मोटो था मेरा, कि विद्यालयों में जो अध्यापक नहीं थे वहाँ पर नियुक्तियाँ हो गई। तो इस तरीके से पूरे जो 12,000 लड़के अपॉइंट हुए पूरे प्रदेश में, उन सबको मैंने कलेक्ट किया। उस समय मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी था, और सबको कलेक्ट करके सबसे पहला जो मीटिंग हुई वो हमने कीर्तिनगर में की थी, जहाँ पर टिहरी रियासत के खिलाफ बगावत हुई थी। अच्छा। ये हमारे नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत हुई थी। वहाँ पर उस मैदान में हमने बैठक की, और ये हुआ कि इस आंदोलन को आगे चलाया जाए। इन लड़कों को अंशकालिक टीचर नहीं, बल्कि अंशकालिक न माना जाए, इनको एक अध्यापक माना जाए। तो इस पे पूरा 3 साल आंदोलन चलाया, और लगातार दिल्ली तक, गोपेश्वर से दिल्ली तक मैं पैदल गया, लखनऊ में लाठियाँ खाई, अल्मोड़ा जेल में बंद रहा, उत्तरकाशी जेल में बंद रहा, टिहरी जेल में बंद रहा। तो इस तरीके से 3 साल तक ये आंदोलन चला। और जो अंशकालिक अध्यापक थे, उनको सैलरी में, उनके नियुक्ति में जो दिक्कतें थी, वो धीरे धीरे कम होते गई। और विधानसभा के अंदर भी मैंने पर्चा फेंका। सिप्ते रिजवी जो हैं उस समय शिक्षा मंत्री थे, तो मुझे आपके सदन उठने तक का वहाँ पर गिरफ्तारी का आदेश वहाँ अंडर ट्रायल रखा गया विधानसभा के अंदर। तो फिर उस पर ये हुआ कि भाई इनको टच नहीं किया जाएगा, इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, इनको पुनर्नियुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि वो कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से अंशकालिक आंदोलन एक अपनी गति पकड़ता गया। ये समझो कि सौभाग्य समझो मेरा, या उन छात्रों का सहयोग समझो। 89 में मुझे देवप्रयाग से विधानसभा का चुनाव जनता दल से मुझे टिकट मिला, और मैं जीत के आया। उस समय मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, और उनके शासनकाल में उन्होंने कहा कि कहो मंत्री प्रसाद क्या करना है, क्योंकि अंशकालिक आंदोलन मैंने चलाया था। तो मैंने एक ही बात कही कि अगर सरकार अपनी है तो इनको नियुक्ति परमानेंट मिलनी चाहिए, अदरवाइज मेरा इस्तीफा है, जिनके कारण मुझे ये यहाँ आने का मौका मिला है। अगर उनका भविष्य हमारी सरकार में नहीं बन सकता है तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करिएगा। तो इस पे मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ उनका, कि उन्होंने एक झटके में उन तमाम अंशकालिक जो टीचर थे उनको परमानेंट करने का आदेश दिया। तब वो सारे अंशकालिक टीचर वो परमानेंट हुए। राजनीतिक रूप से उस समय में जब कोषाध्यक्ष बना था,
हेमवती नंदन बहुगुणा जी का मुझे एक अंतर्देशीय पत्र मिला। मैं ठक्कर बाबा छात्रावास में रहता था, तो अंतर्देशीय पत्र मिला। उसमें बहुगुणा जी ने 2 लाइन लिखी थी, प्रिय मंत्री प्रसाद शुभाशीष, बधाई, आप छात्र संघ के लिए चुने गए और आप जैसे युवाओं की देश को आवश्यकता है। ओके। वो पत्र मेरे पास आज भी है। तो मैंने कहा एच.एन. बहुगुणा जी जैसे महान शख्सियत और मुझ जैसे एक छोटे से स्टूडेंट लीडर के लिए पत्र भेज रहे हैं, ये उनकी बहुत दूरदर्शिता की एक पकड़ थी, उनकी विद्वता की पकड़ थी। तो उसके बाद फिर मैं उनसे जुड़ गया और फिर तब हम बहुगुणा जी के साथ चलते रहे। अचानक उनकी डेथ हो गई, फिर हम मुलायम सिंह जी के साथ जुड़ गए और फिर समाजवादी पार्टी में आए, वहाँ से जनता दल बना, जनता दल में विधायक रहे। दुर्भाग्य रहा कि केवल 14 महीने की सरकार रही, अयोध्या कांड हो गया, सरकार डिसॉल्व हो गई, हम घर वापस आ गए। तो उस 14 महीने की सरकार के दौरान जो एक मोटे तौर से जो काम हुए, वो पहला काम ये हुआ कि जो अंशकालिक टीचर थे वो परमानेंट हुए। नंबर 1, आज वो कोई डायरेक्टर रिटायर हुआ है, कोई डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुआ है, सब घरों में बैठे हुए हैं, कुछ अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ऊंचे पदों पे पहुँचे। एक मोटा काम ये हुआ उस समय। और दूसरा ये हुआ कि मैं छात्र राजनीति से आया था, तो मैंने ये देखा कि जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी देखने गया। उस समय मदन बिष्ट जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के निर्दलीय प्रेसिडेंट बने थे। NSY ने उनको टिकट नहीं दिया था, वो बगावत करके लड़े और उनको यूनिवर्सिटी वालों ने जिताया, छात्रों ने। तो उनको मिला, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी घूमा उनके साथ। उसके बाद फिर मैं बनारस यूनिवर्सिटी गया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी गया। इस तरीके से पूरा घूमा। इसलिए घूमा कि ये देखने के लिए कि वहाँ के बच्चे IPS, IAS, IFS ये कैसे निकलते हैं। तो जब मैंने देखा कि वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है, रेजिडेंशियल फॉर्मेशन है, तो वहाँ के बच्चे क्यों नहीं निकलेंगे। तो इत्तेफाक से मुझे विधायक बनने का मौका मेरी देवप्रयाग की महान जनता ने दिया 89 में। और तब मैंने उस समय SP नौटियाल जो थे वो वाइस चांसलर थे, उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा मैं ऐसा चाहता हूँ, चौरास जो मेरी विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है श्रीनगर के पार, वो लैंड बिल्कुल बंजर थी और उस लैंड का कैसे उपयोग हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो इस तरफ थी, बिल्कुल उसका कैसे उपयोग हो। तो मैंने नौटियाल जी से एक रिक्वेस्ट की कि मैं ऐसा रेजिडेंशियल फॉर्मेशन चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल अच्छे हों, रेजिडेंशियल फॉर्मेशन हो, फैकल्टीज़ हों, इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम हो, सारा एक मास्टर प्लान बनाया। तो उस समय 36 करोड़ का प्लान वो बना था, जो पूरा एक DPR बोले उसको, वो तैयार की। और मैं मुलायम सिंह जी के पास गया, मैंने कहा ये DPR है और यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है, छात्रों को रहने के लिए उनको इन्वायरमेंट पढ़ाई का नहीं मिलता है, इसलिए मेरा प्लान ये है कि ये रेजिडेंशियल फॉर्मेशन बनाई जाए, इसकी स्वीकृति दीजिए। तो जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने उस पूरे मास्टर प्लान को देखा तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जब उसमें मत देखी 36 करोड़, तो 36 करोड़ तो खड़े हो गए। कहने लगे मंत्री प्रसाद 36 करोड़ है ये। तो मैंने कहा आप तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे पता नहीं आसमान से कोई वज्रपात हो गया। इतना बड़ा प्रदेश है, आप भी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ। जो दिक्कतें मैंने छात्रों की देखी हैं, जो छात्र छात्राओं की देखी हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए मेरा एक सपना है। ये मुझे मौका दिया है देवप्रयाग की जनता ने। मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का स्वरूप ये बने। उस पर उन्होंने पहली जो इंस्टॉलमेंट थी वो 14 करोड़ की स्वीकृति की। अच्छा, 36 करोड़ सैंक्शन हुए, 14 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट थी और इस तरीके से 2 इंस्टॉलमेंट में उसने पूरा होना था। वो बहुत मोटा काम हुआ, बड़ा काम हुआ। आज अगर आप चौरास जाएंगे तो जो रेजिडेंशियल फॉर्मेशन आज चौरास का है यूनिवर्सिटी का, उसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। वो आपकी देन है, वो जनता की देन है, जनता ने मुझे जिताया। प्रयास हाँ, मेरा प्रयास था। और इसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। आज वो हमारे बीच नहीं है। और जो नौटियाल जी उस समय वाइस चांसलर थे, और हमारे जो हमारे चाचा जी लगते थे हीरामणि नेथानी जी,
उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने, क्योंकि वो वहाँ पे इंजीनियर थे, उन्होंने पूरा मास्टर प्लान बनाया। तो इस तरीके से जो है वो बहुत बड़ा काम हुआ। और आज भले उसमें मेरे नाम का आप कोई शिलापट नहीं देखोगे, जैसे आजकल वर्तमान सरकार कर रही है कि टॉयलेट में भी शिलापट है, सड़कों पे भी शिलापट है, मुर्दा घाट पे भी शिलापट है। तो हमने आज तक वहाँ शिलापट नहीं लगवाया। आप देख सकते हैं, आप तो प्रेस के लोग हैं, आप जाके देख सकते हैं। उतना बड़ा रेजिडेंशियल फॉर्मेशन मैंने बनवाया वहाँ पे, लेकिन मेरे नाम का कोई शिलापट आपको नहीं मिलेगा। ये उस दौरान जो 14 महीने की सरकार थी, दो ये काम। तीसरा काम ये था, मैंने जो है 11 सड़कें सैंक्शन कराई 14 महीने के अंतर्गत जी। उन सड़कों को स्वीकृत कराया। और बर्फालाल ज्वांठा जी जो हैं, आज उनको भी स्मरण करना चाहता हूँ, वो पर्वतीय विकास मंत्री थे। और जो भरपूर पंपिंग योजना, जिसका आंदोलन हमारे वहाँ के जो आंदोलनकारी साथी थे, टोडरिया जी स्वर्गीय हो गए वो, तो उनके नेतृत्व में आंदोलन चलता था। वहाँ कंटर बजाए जाते थे, पानी के लिए त्राई होती थी। तो उस समय 11 करोड़ की योजना जो है वो दशरथांचल पंपिंग योजना मैंने सैंक्शन कराई थी वो। उसके बाद सरकार पलट गई। अब वो सत्ता इन धर्माधिकारियों के पास आ गई, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास। और उसके बाद जो हालात वहाँ हुए, जो हाई स्कूल मैंने खोले थे, उसके बाद 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, प्रतिनिधि रहा। इंटरमीडिएट नहीं हो पाया, हाई स्कूल जो खुले गिरा गए। अच्छा। जो सड़क मैंने सैंक्शन कराई थी, उसके बाद होगी कुछ सड़कें, तो बात अलग है, लेकिन उन सड़कों पे काम नहीं हुआ। फिर मुझे आमरण अनशन करना पड़ा घनसाली में, तब जा कर के उन सड़कों पे काम शुरू हुआ। 11 गाँव हिंदाओं की सड़क, वो तब जाके बनी, पूरा आंदोलन चलाया। तो ये सारी चीज़ें जो एक किस्म से कहते हैं कि छात्र जीवन से जो हमने जो लोगों की, छात्रों की क्राइसिस देखी और जो हमारे अभिभावकों की जो दिक्कतें देखी, उसको देखते हुए मैंने इन चीज़ों पे काम शुरू किया। दूसरा, मैं विनोबा भावे जी के आश्रम में रहा। स्वर्गीय सुंदरलाल बगोड़ा जी ने मुझे वहाँ भेजा था, चूँकि मैं ठकर बाबा छात्रावास में रहता था। तो वर्धा में मुझे विनोबा जी के उसमें आश्रम में रहने का मौका मिला। वहाँ पे जो देखा मैंने स्वराज का स्वरूप, तो उस आधार पे हमने, अभी तक भी मैं उस मिशन पे चलता हूँ। तो वहाँ पे एक ज्योत जलती है, उसमें जो छात्र या छात्राएं जो वहाँ पे अपने कैंप में रहते हैं, लास्ट में उनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है। ये संकल्प लिया जाता है, फॉर द सेक ऑफ नेशन। तो मैंने जो उस समय जो संकल्प लिया कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो बेरोजगारों की हितों की लड़ाई के लिए लड़ना है, ये मेरे जीवन का संकल्प है। और उसी के तहत जो है मैंने जितने भी आंदोलन बेरोजगारों के हुए, उन सारे बेरोजगारों के आंदोलन में मैंने पूरी शिरकत की है। आज भी शिरकत करता हूँ, थोड़ा कभी कभी अस्वस्थ हो जाता हूँ, नहीं जा पाता हूँ, लेकिन एक मोटो पूरा, क्योंकि बेरोजगारी जो है यूथ की, ये नेशनल प्रॉब्लम है। आज अगर देखा जाए, आप देखिए दिल्ली में कल क्या हो गया। हमारे यहाँ परसों राहुल गांधी जी आए, कितने हजारों लोग, 3-3.5 लाख लड़कों ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया। तो इट मीन्स देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, कुछ ऐसा अंदर पूरे देश में पक रहा है जिससे कि एक ज्वालामुखी भड़कने की पूरी गुंजाइश लग रही है। तो उस बेरोजगारों के आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का ये हमारा संकल्प है। राजनीतिक और सामाजिक तो लोग जानते भी हैं और आपने अपने बारे में बहुत कुछ बताया भी। एक मंत्री प्रसाद नैथानी का एक धार्मिक चेहरा भी है। आप विश्वनाथ जगदीशिला की जो डोली यात्रा है वो निकालते हैं, इसके अलावा कई और धार्मिक यात्राएं आपने की हैं, उन पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कि वो कैसे शुरुआत हुई उनकी। देखिए, ऐसा है कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो मेरी माँ बहुत धार्मिक थी। तो मेरी माँ ने मुझे ईश्वर के प्रति आस्था का जो स्वरूप दिया, उसके तहत जो मैं मानता हूँ कि माँ का आदेश है कि धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही एक नई दिशा देता है। तो इन यात्राओं का जो विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा है, वो हमारे यहाँ पट्टी 11 हिंदाओं में, टेहरी गढ़वाल में
जगदीशिला एक शक्तिपीठ है, जगदम्बा जगदीशिला, और विसोन पर्वत में शिवलिंग जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी ने वहाँ पे तपस्या की, इसका वर्णन केदार खंड में है। और उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, विश्व की शांति के लिए उन्होंने वहाँ तक तप किया। उसके बाद स्वामी राम तीर्थ जी जो कि लड़काना ज़िले सिंध में प्रोफेसर थे, उनको विरक्ति हुई और वो हरिद्वार आए। हरिद्वार आके उन्होंने सब कुछ अपना अर्पण किया गंगा जी में, और अपने परिवार को कहा कि आप जाओ, मेरा बाप से कोई मत। उन्होंने व्यवहारिक वेदांत का एक पूरा एक्सपेरिमेंटल काम किया, व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल, कि ईश्वर है कि नहीं है। तो इस पे फिर उन्होंने साधना की और केदारखंड पढ़ा, और उसमें देखा कि साधना कहाँ की जा सकती है। तो फिर उन्होंने विसोन पर्वत का वर्णन उसमें पढ़ा। अच्छा। तब वो हरिद्वार से विसोन पर्वत गए, देवप्रयाग होते हुए, चंद्रबदनी होते हुए, कांडीखाल से घनसाली, और घनसाली से 11 को हिंदा हो गए, विसोन पर्वत में गए। वहाँ उन्होंने कुटिया बनाई जो आज भी यथावत है। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने साधना की, और वहाँ उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि मुझे ज्ञान प्राप्ति यहाँ पर हुई। यहाँ पे साक्षात परियों के नृत्य मैंने देखे हैं, सिंह की गर्जना सुनी है, ढोल और शंख की धुनें सुनी हैं, और उनको ज्ञान प्राप्त वहाँ पे हुआ। तो इस आधार पर मैं स्वामी राम तीर्थ जी पे मैंने डिबेट बोला। स्वामी राम तीर्थ जी के डिबेट का जो विषय था, उस समय उत्तर प्रदेश था, और उस समय मेरा चयन जो है वो स्टेट लेवल पे हुआ था। तो उसमें डिबेट में ये था उनका विषय कि व्यवहारिक वेदांत मतलब क्या चीज़ है, उस पर बोला हमने। तो उसमें जब मैंने देखा तो स्वामी राम तीर्थ जी हमारे यहाँ रहे। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पे देखा, और उसके बाद कुछ मुझे ऐसा हुआ कि वहाँ के दर्शन करने के बाद कुछ मुझे स्वप्न वगैरह आए, और उसमें कोई जोगी महात्मा आते थे, वो कान पकड़ के कहते थे कि मंत्री प्रसाद मुझे घुमाओ। अच्छा। और उस समय मैं स्टूडेंट ही था। तो उसके बाद 2-3 दिन तक मैं बिल्कुल पागलों की तरह चलता था। कॉलेज जा रहा हूँ तो कॉलेज के बजाय मैं बस अड्डे पहुँच जाऊँ। अब तो टिहरी शहर डूब गया, उल जलूल हरकतें करने लगा। तो फिर मैं परेशान हो गया, मैं घर गया, मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है। माँ ने कहा तू विश्वनाथ विश्वनाथ बोलता है, तू वहाँ जा। तो आज से जो है ये समझो आपके 30 साल पहले, अच्छा, 30-31 साल पहले मैं विसोन पर्वत गया अपने गांव से। जनवरी का महीना था, बर्फ़ पड़ी हुई थी, पता नहीं कैसे गया क्या गया भगवान जाने। वहाँ गया जहाँ पे शिवलिंग है पहाड़ के नीचे, खुले आसमान के नीचे, उसके आगे कुंड है, बर्फ़ पड़ी थी। वो बर्फ़ मैंने हटाई और वहाँ पे ध्यान लगाया, और यही कहा उस शिवलिंग के सामने कि बाबा मेरे से कोई गलती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जब मेरा ध्यान हटा तो 1 सेकंड की घटना थी चंदोला जी। जैसे कोई वज्रपात होता है, उस जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पे ये जो डोली विश्वनाथ जगदीशिला की है वो प्रकट हुई। बोलो विश्वनाथ जगदीशिला की जय। जब वो प्रकट हुई तो मेरी आंखें बंद हो गई, जैसे कोई बिजली गिरी वैसे। और फिर तब जाके जब होश आया तो मैंने कहा ये तो यही है। फिर मैंने डोली बनवाई, पूरे मुल्क की बैठक बुलाई, डोली बनवाई। फिर डोली में मूर्तियां हैं, उसमें शिव और दुर्गा की मूर्ति है। अच्छा। तो वो डोली जो है वो बोली बोलती है, कुछ आभास होता है उसका। तो उसमें जो आभास दिया उसने कि ऐसी मूर्ति चाहिए जो शिव की मूर्ति डोली के अंदर रहती है, रखी जाती है। उस मूर्ति का जो उसने बाबा ने जो निर्देश दिया, विजुअलाइजेशन दिखाया, तो उस मूर्ति को ढूंढने के लिए मैं दिल्ली गया, कलकत्ता गया, बनारस गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, लेकिन वो मूर्ति कहीं नहीं मिली। अच्छा। जो देखी उसमें स्वप्न में दृष्टा दी। तो मैं देहरादून पलटन बाज़ार में गया, वहाँ देखा तो एक लाला जी वहाँ पे दुकान में जो कोतवाली है उसके बगल में वो लाला जी जो हैं सोए हुए हैं और सारे मकड़ जाले लगे हुए हैं। वो मूर्ति मुझे वहाँ मिली। अच्छा। अरे मैंने कहा ये तो यहाँ है। फिर मैंने लाला जी को उठाया तो लाला जी भी वो अपनी किस्म के थे। उन्होंने कहा तुझे लेना है तो ठीक है, नहीं तो रास्ता नाप तू। मैंने कहा अजीब आदमी है। मैंने कहा यार इसीलिए मकड़ ज़्यादा लगे हैं इसके यहाँ, ये तो अजीब आदमी है। मैंने कहा ये लेनी है मैंने। फिर तब वो मूर्तियाँ ली। उसके बाद अब क्या है कि वो जो डोली जब चलती है, इस समय 27वां वर्ष उसका पूरा हुआ है।
इस डोली के चलने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो बाबा का आदेश है कि उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि का स्वरूप क्यों बोला जाता है, उसको साकार करने का ये मिशन है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, पिरान कलियर है, हमारे नानक मत्ता है, हमारा हेमकुंड साहिब है, हमारे चर्च हैं, हमारे बौद्ध मठ हैं, सब है। लेकिन इनके अलावा उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं। तो उसका आदेश है कि 1000 शक्तिपीठ हैं, उन 1000 शक्तिपीठों को चिन्हित करके धाम का स्वरूप प्रदान किया जाए। अच्छा। तो इसका ये मिशन है। अब तक 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 27 वर्षों में 432 देवालयों को, शक्तिपीठों को डोली ने चिन्हित किया है। अच्छा। हम वहीं जाते हैं जहाँ के लिए डोली आदेश करती है, उसके अलावा हम नहीं जाते हैं। इस डोली के पास जिसकी भी अपनी जो भक्ति होती है, जो प्रार्थना होती है, वो पूर्ण होती है, ये उसकी खासियत है। तो 432 जो स्थान चिन्हित हुए हैं, उसके अभी 1000 का आंकड़ा पार करना है। उसमें कहाँ कहाँ जाएगी ये तो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये जो धार्मिक यात्रा है, इसका जो मेन मकसद है, उत्तराखंड की जो आत्मा है वो तीर्थाटन है। हम भी सरकार में रहे, पर्यटन रटते रहते हैं। पर्यटन इज़ नॉट कंसेप्ट ऑफ आवर स्टेट, दैट इज़ सेकेंड पर्सन, वो सेकेंड पॉइंट है। पर्यटन होना चाहिए, ठीक है, आए लोग घूमने आए, लेकिन तीर्थाटन हमारे प्रदेश की आत्मा है। यहाँ तीर्थाटन के रूप में आदमी आता है, जो तीर्थ के हिसाब से आएगा, निश्चित तौर से उसका उद्धार होगा। मैं सरकार के पास 2 बार लिख के दे चुका हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने ये कहा था, त्रिवेंद्र रावत जी से भी बोला, पुष्कर सिंह धामी जी से भी बोला कि भाई ये जो देवालयों की सूची में दे रहा हूँ, इनका आप कुछ मत करिए, क्योंकि यहाँ जितने देवालय बने हैं सब पब्लिक ने अपने पैसे से बनाए हैं, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इन देवालयों का नाम और इनका पता जो प्रदेश की जो पर्यटन की किताब है उसमें छाप दो, जो पढ़ेगा वो जरूर आएगा। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तीर्थाटन एक बहुत बड़ा ट्रैक है। तीर्थाटन के हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का बेरोज़गारी का मैं कह रहा हूँ कि 50% बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। एक धाम के बनने से कितने लोगों का रोज़गार चल रहा है। कैंची धाम अब प्रसिद्ध हुआ है, कितने लोगों की वहाँ पे, आज देखिए वहाँ होटल ही होटल बन गए हैं। तो अगर मान लो चंपावत में गोलजू का जो मुख्य स्थान है वो धाम के रूप में आता है, कितने लोग जाएंगे। न्याय के देवता हैं, ऐसे हमारा विश्वनाथ है, जगदीशिला है, ऐसे ही हमारी जो उत्तरकाशी में इंटीरियर में जो हमारे देवालय हैं, शक्तिपीठ हैं, तो उन जगहों पे ये धाम का रूप लेंगे तो उत्तराखंड का स्वरूप बदले और यहाँ पर देवभूमि का ही नाम से जो जाना जाता है वो संकल्प जो हमारा वो साकार हो पाएगा। एक तो ये है। दूसरी यात्रा जो है वो माणिकनाथ जी की हम डागर पट्टी में चलाते हैं, वो मैंने शुरू की थी और वो हर 30 मई को डागर पिपली धार में कार्यक्रम होता है। अच्छा। 31 मई को माणिकनाथ जी का जो निशान है वो माणिकनाथ के डांडे में जाता है। वो कब शुरुआत की थी? आज तो उसको हो गए कम से कम, उसको भी 25 से 1 साल हो अच्छा। गया, क्योंकि गुरु माणिकनाथ जो हैं वो नाथ संप्रदाय से आते हैं। गुरु माणिकनाथ जी जो हैं वो गुजरात के अहमदाबाद में जो नदी है एक, उसके किनारे उनका मठ था। अच्छा। वहाँ पे कोई राजा था जो बहुत ही अत्याचारी टाइप का था, उसने उनको परेशान किया। तो गुरु माणिकनाथ जी ने कहा कि जा तेरा सत्यानाश होगा, और माणिकनाथ जी जो हैं फिर हिमालय की तरफ आ गए। तो जो माणिकनाथ का डांडा है डागर पट्टी और कोटी फैगुल के ऊपर टॉप में टिहरी गढ़वाल में, वहाँ पर ऊपर जो लिंग है माणिकनाथ जी का, एक गुफा है। वहाँ गुफा में वहाँ पे गुरु माणिकनाथ जी ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद अब वो तो उनका तो नाथ संप्रदाय का तो ये है कि वो हमेशा चलते रहते हैं, विचरते रहते हैं। तो उस स्थिति में गुरु माणिकनाथ जी की यात्रा आज वहाँ पे चलती है। भले मेरे हटने के बाद
अब उसका स्वरूप पता नहीं क्या बन गया है। कुछ लोग हमारे कोटी फैगुल के लोग, उन्होंने गुरु माणिकनाथ समिति बनाई है, दिल्ली वाले हैं वो लोग, वो बड़ा अच्छा आयोजन वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने डागर से शुरू किया था उसको वहाँ पे वो एक्टिविटी उतनी नहीं हो पा रही है। वो समझो कि जो वहाँ प्रतिनिधि हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्या नहीं है भगवान जाने। तो वो गुरु माणिकनाथ की यात्रा 12 साल में हम केदारनाथ ले गए, उसके बाद फिर लगातार चल रही है। उसके पीछे भी कंसेप्ट यही है कि ये तीर्थाटन प्रदेश है। माणिकनाथ जी की यात्रा मैं गुजरात से चलाना चाहता हूँ, जहाँ से गुरु माणिकनाथ जी चले, जहाँ उनका मठ, जो वहाँ का राजा था। जब उसके सलाहकारों ने कहा कि तूने बाबा को क्यों छेड़ दिया, तो फिर वो माफ़ी मांगने गया। उसने कहा बाबा जी माफ़ी दे दो, गलती हो गई। तो उसका इतिहास है, किताब है उनकी, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो उस राजा ने कहा कि तुम्हारे नाम से मैं यहाँ अहमदाबाद में मानिक चौक बनवाऊँगा। अच्छा। तो अगर आप कभी अहमदाबाद जाएंगे या जो लोग अहमदाबाद रहते हैं वो वहाँ ज़रूर जाएं और देखें कि वहाँ पर गुरु माणिकनाथ के नाम से मानिक चौक बना हुआ है। तो ये जो गुरु माणिकनाथ की यात्रा है, इसको मैं गुजरात से चलाना चाहता हूँ। गुजरात से माणिकनाथ की यात्रा चले और पूरे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हमारे उत्तराखंड होते हुए तब वहाँ पहुँचे। तो ये यात्रा जब चलेगी तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ का तीर्थाटन बढ़ेगा, हमारे राज्य की आय बढ़ेगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये उस यात्रा का मकसद है। तीसरी यात्रा है श्रवण कुमार की यात्रा। देवप्रयाग संगम है, गंगा वहाँ से बनती है। देवप्रयाग के ऊपर दशरथांचल है, वहाँ पे दशरथांचल है, गिदांचल है, नरसिंहांचल है, ऐसे चोटियाँ हैं। तो जो दशरथांचल है, राजा दशरथ वहाँ शिकार खेलने आते थे, ये इतिहास बताता है। तो श्रवण कुमार जब अपने माँ बाप को यात्रा करा के ला रहे थे तो वहाँ पे नौली का धारा बोलते हैं एक, ऊपर चोटी में। अच्छा। तो वहाँ पर उस धारे में वो पानी भरने गए। तो अब वो तो कोई बताता है कि सरयू नदी के किनारे बाण लगा, लेकिन वहाँ पे जो बात है वो ये है कि वो बाण वहाँ पे लगा। उसके बाद श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई और जो उसके माँ बाप के जो कांवड़ थे, जब वहाँ दशरथ आए उन्होंने सुनाया तो वो वहीं पे ख़त्म हो गए। और वो कांवड़ जहाँ पे हैं वहाँ पे आज भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। अच्छा। उन गड्ढों में घास नहीं जमता है, अगल बगल घास नहीं जमता है। तो वो श्रवण कुमार की यात्रा मैंने देवप्रयाग में प्रारंभ कराई। श्रवण कुमार की यात्रा का मकसद है कि माँ बाप के प्रति अपनी समर्पण की भावना। तो वो श्रवण कुमार की यात्रा चलाने का मकसद वहाँ पे ये है। वहाँ श्रवण कुमार अवतरित होता है। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे यहाँ देवता अवतरित होते हैं उत्तराखंड में, तो ऐसे उस क्षेत्र में जो हमारा कांडाधार का क्षेत्र है, बमाणा तक का, उस क्षेत्र में श्रवण कुमार अवतरित होता है। इस यात्रा में ढोल नहीं बजता है। अच्छा। इसमें डोरा होता है ना, डमरू और कांसे की थाली, वो बजती है, उसमें चलती है। तो उस रूप में उस यात्रा का हमने प्रारंभ किया। और उस समय पर्यटन मंत्री हमारे जो थे वो हमारे ये थे रावत जी, TPS रावत जी, उनसे मैंने शुभारंभ कराया था देवप्रयाग में संगम पे। तो उनके आंसू आ गए। वो कांवड़ बना रखी है मैंने, वो कांवड़ वेदशाला में है वहाँ पे। अच्छा। डॉक्टर प्रभाकर जोशी जी के उसमें रखी हुई है वो, क्योंकि 12 साल पूरे हो गए हैं और अब सोच रहा हूँ मैं कि उसको 4 धाम की का दर्शन कराया जाए। उसमें वो श्रवण कुमार के माता पिता के स्टैचू टाइप के हमने बना रखे हैं। तो वो यात्रा चलाने का मकसद ये है कि माता पिता के प्रति जो हमारा एक लगाव होना चाहिए वो इसको दर्शाता है। तो रावत जी के आंसू आ गए वहाँ पे, कहने लगे नेथानी जी आपने मुझे आज अपने माँ बाप की याद दिला दी। तो उस यात्रा का जो मकसद है वो ये है कि श्रवण कुमार यहाँ आए हैं, राजा दशरथ यहाँ आखेट करने, दशरथांचल वहाँ पे कहा जाता है। और उस इलाके को जो एक धार्मिक स्वरूप प्रदान करने का, जैसे देवप्रयाग है, रघुनाथ जी का मंदिर है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कितना ही बोल दें, भगवान राम की सबसे बड़ी मूर्ति हमारे देवप्रयाग में है, रघुनाथ जी की मूर्ति।
जिसका प्रतिदिन जो है वो जो उनके वस्त्र अंग वस्त्र हैं वो प्रतिदिन अलग अलग रंग के होते हैं। और भगवान रघुनाथ जी की जो जो पूजा होती है, कार्तिक के महीने जो उनकी पूजा होती है, वो मतलब जिसको कहते हैं कि अतुलनीय है, बहुत गजब की पूजा होती है रघुनाथ जी की पूजा। एक महीने पोष के महीने चलती है। हमारे देवप्रयाग समाज, पंडा समाज के लोग छोटे बच्चे से लेके, महिलाओं से लेके और बुजुर्गों तक सब उस भगवान रघुनाथ जी की पूजा करते हैं। उस दिन आरती होती है, उनके भजन गाते हैं। भगवान राम के चरणों के चिन्ह जो हैं रामकुंड में हैं, देवप्रयाग में। तो वहाँ पर उसको हमने कुंभ क्षेत्र मैंने घोषित करवाया। हरीश रावत जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कुंभ क्षेत्र वहाँ पे घोषित किया। हमने अपने टाइम पे 1 करोड़ 20 लाख के करीब अर्धकुंभ हो रहा था उस समय, वो हमने पैसा भी दिलवाया था मैंने। लेकिन उसके बाद वो 2 कुंभ, 1 कुंभ तो हो गया, दूसरा कुंभ होने जा रहा है। लेकिन देवप्रयाग की कुंभ क्षेत्र के मामले पे आज तक 1 पैसे का प्लान नहीं बनाया इस वर्तमान सरकार में, जो कहते हैं कि हम जो हैं बहुत बड़े धर्म ध्वजावाहक हैं। अभी तक देवप्रयाग के कुंभ क्षेत्र का कहीं अता पता नहीं है। तो वो यात्रा हमने इस वजह से शुरू की क्योंकि श्रवण कुमार के बारे में पूरे वर्ल्ड में, इतिहास में कोई कार्यक्रम नहीं होता है सिवाय देवप्रयाग के। हमने जो यात्रा वहाँ पे प्रारंभ की, उसका मकसद ही ये है कि श्रवण कुमार ने जो मातृ और पितृभक्ति का एक उदाहरण पेश किया, उस उदाहरण को पूरा विश्व फॉलो करता है और उसका नाम, उसके नाम से कार्यक्रम किया जाना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ताकि जो एक आज आपाधापी का जो युग आ गया है, माँ बाप के प्रति असहिष्णुता का जो एक ज्वार उभर के आ रहा है, उसको रोकने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा, माध्यम बनेगा, बहुत बड़ा माध्यम है वो। तो इसलिए हमने वो यात्राएं मैंने प्रारंभ कराई। अच्छा, राजनीतिक और सामाजिक यात्रा तो आपने बताई, एक यात्रा है आपकी राज्य आंदोलन की यात्रा, राज्य आंदोलनकारी के रूप में। उस पर, उसके बारे में आज आप देखते हैं तो उस समय की जो भूमिका थी वो क्या थी, कैसे आपने राज्य आंदोलन के समय आप सक्रिय रहे? देखिए, ऐसा है कि राज्य के प्रति हमारा राज्य अलग होना चाहिए, ये मेरी स्टूडेंट लाइफ से ही एक फितरत रही कि वह राज्य अलग होना चाहिए। और स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का भी ये कंसेप्ट था कि राज्य अलग होना चाहिए, छोटा राज्य होना चाहिए। दुर्भाग्य से वो नहीं रहे। लेकिन जब हम मुलायम सिंह जी के साथ जुड़े तो उस समय ये एक प्रस्ताव पारित किया पार्टी में कि भाई राज्य का प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा से केंद्र में भेजा जाए। वो प्रस्ताव पारित हुआ, वो केंद्र में गया, तो वो एक शुरुआत थी। और राज्य के लिए अलग से बजट का प्रावधान पहले से था, लेकिन उस समय ज़्यादा रखा गया। और उसके बाद चूँकि उत्तराखंड आंदोलन जो है वो आरक्षण से शुरू हुआ था, बिल्कुल आरक्षण के खिलाफ लोग लामबंद हुए और वो आंदोलन आरक्षण से शुरू तो हुआ, लेकिन उसके बाद वो पहुंच गया उत्तराखंड आंदोलन पे, राज्य के आंदोलन पे पहुंच गया। उसमें स्वर्गीय बडोनी जी और दिवाकर भट्ट जी, तमाम जो वरिष्ठ नेता थे वो सब, काशी सिंह ऐरी जी, सारे दलों के लोग भी कूदे उसमें। मैं ये नहीं कहता कि सभी दलों के लोग थे उसमें। विशेषकर कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें, जिन्होंने अपनी नौकरी को दांव पे लगा करके और इस आंदोलन में कूदे। पत्रकार, मीडिया जगत का हम आभार कभी व्यक्त इतना कर ही नहीं सकते हैं, उनके ऋणी हैं। उन्होंने छोटी सी खबर को भी एक ऐसी खबर बनाया जिससे कि दहशत पैदा हो गई सरकार में, शासन में। तो वो राज्य आंदोलन का जो मामला है उसमें हम उस समय जनता दल में थे, समाजवादी पार्टी में, और मैं समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष था टिहरी का। तो मुझे लखनऊ बुलाया गया, मुलायम सिंह जी ने बुलाया, क्योंकि मैं मुखर हो रहा था कि जगह जगह लाठीचार्ज, यहाँ देहरादून में भी दुनिया भर की कुटाई पिटाई हो रही थी, तो मैं इसके खिलाफ था। मैंने कहा भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों ऐसी बात कर रहे हो, उनको प्रताड़ित करना, उनको दंडित करना, उनको जेल में ठूंसना, उन पर लाठीचार्ज करना, मैं इसके खिलाफ था। तो एलआईयू ने रिपोर्ट दी कि भाई आपका जो जिलाध्यक्ष है
मंत्री प्रसाद नैतानी जो आपका विधायक रहा है वो बहुत वहाँ पे बगावत कर रहा है और डीएम को डरा रहा है कि तूने अगर लाठीचार्ज कराया तो ठीक नहीं होगा। मैंने अपने टिहरी में ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जब तक मैं जिलाध्यक्ष था। मैंने कहा एसपी को भी कहा और डीएम को भी कहा, मैंने कहा मेरे ज़िले में सीमा के अंतर्गत अगर कहीं लाठीचार्ज और कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा। तो कुछ नहीं हुआ। अब मुझे लखनऊ बुलाया, लखनऊ बुला करके कहा गया कि देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये कुछ लोग उपद्रवी लोग कर रहे हैं। मैंने कहा उपद्रवी नहीं है। अब ये बात चली कि साहब दिल्ली कूच का आया। अब दिल्ली कूच के मामले पे जब मुझे सूचना मिली कि वहाँ पर जो है बैरिकेटिंग लगाई जा रही है, जगह जगह रोका जाएगा, तो मैं 10:30 बजे रात जो है मुलायम सिंह जी के आवास पे पहुँचा विक्रमादित्य मार्ग में। अच्छा। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जब हमारे उत्तराखंड के लोग राज्य की मांग को लेकर के दिल्ली कूच कर रहे हैं तो हम क्यों रोक रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हो? मैंने कहा ये तो गलत कर रहे हैं आप, बैरिकेटिंग लगा रहे हैं। इधर से जो हल्द्वानी से जाएंगे लोग, कुमाऊं से जाएंगे, उनको वहाँ पे मुजफ्फरनगर के पास और इधर से जगह जगह बैरिकेटिंग। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो बावर्दी आ रहे हैं। अच्छा। और उसमें घपला हो सकता है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस पर पता नहीं क्या हुआ इनका आपस का तालमेल और वहाँ 2 अक्टूबर का कांड हो गया, गोलियाँ चल गई, शहीद हो गए। हमारी इस महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ, कह नहीं सकता यहाँ पर। उससे मैं गुस्से में आकर के मैंने निवास पे गया और बहुत गर्मा गर्मी हुई मुलायम सिंह जी से, यहाँ तक कि उनके कमांडो जो थे वो अंदर आ गए। उन्होंने कहा क्या बात हो? उन्होंने कहा नहीं ठहरो, ये छोटा भाई है, अभी गुस्से में आई है। मैंने कहा आपने हमारे साथ बहुत गलत कर दिया, हमको विश्वास में लेकर के हमारे ही लोगों को मरवा दिया। मैं नहीं रहा था, मैंने इस्तीफा दे दिया और मैंने इस्तीफा समाजवादी पार्टी से वहाँ पे छोड़ दिया और मैं चला आया। जैसे मेरा इस्तीफा हुआ वैसे ही जो है टिहरी में डीएम और एसपी ने वो तुड़ाई की आंदोलनकारियों की कि अब तो मंत्री प्रसाद जिलाध्यक्ष है नहीं, और बुरी तरह मारा लोगों को, मतलब इतना पीटा कि मतलब कह नहीं सकता मैं। और मुजफ्फरनगर कांड हो गया था, मसूरी कांड अलग हुआ, खटीमा कांड अलग हो गया, नैनीताल कांड अलग हो गया। तो इससे जो है एक किस्म से मेरे दिल में वो उस पीड़ा को मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने कहा नहीं, हम उसमें नहीं रहेंगे। और हमने सब चीज़ छोड़ छाड़ के आंदोलन की बात कर दी। अब जब उस समय हम वापस आए तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये इसको घुसने मत दो, ये समाजवादी पार्टी में था, बड़ा विरोध भी किया लोगों ने। लेकिन मैंने कहा तुम कुछ भी बोलो, मैं आप लोगों के विरोध में नहीं था, मैं तो इस प्रथा, इस व्यवस्था के विरोध में था जो मैंने कहा कि लाठी चार्ज मत करो, गोली चार्ज मत करो। खैर से हुआ इन के इन प्रकार 2 अक्टूबर के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया, डर गए लोग। टिहरी में ऐसी नौबत थी कि लोग बात करने को तैयार नहीं, बाहर निकलने को तैयार नहीं। तो मैंने फिर जो है वहाँ पर 48 घंटे का उपवास किया कलेक्ट्रेट में, और वो इसलिए बैठा कि ताकि लोगों की दहशत ख़त्म हो। तब लोग धीरे धीरे बाहर आए और फिर वहाँ से फिर जब लोग बाहर निकलने शुरू हुए तो फिर मैंने डीएम से भी कहा, एसपी से भी कहा, मैंने कहा भाई ये आप घर में जा कर के घुसना और टॉर्चर करना ये बंद करो। खैर सब बंद हो गया, फिर ऐसी प्रताड़ना नहीं हुई। और उसके बाद फिर जो है मैंने ये उत्तराखंड एक राज्य निर्माण मोर्चा बनाया जिसमें दयाल सिंह राणा जी हमारे जो आज स्वर्गीय हो गए प्रमुख जी थे जाखणीदार के, ऐसे ही हमारे शमशेर सिंह बिष्ट जी थे अल्मोड़ा में, और तिवारी जी थे, ऐसे और लोग भी थे। तो सब लोगों ने, ये राजेंद्र कोटियाल जी जो हमारे वो रहे राज्य सूचना आयुक्त रहे, ये पूरे हमारे प्रवक्ता थे राजेंद्र भाई। तो सबको ले करके फिर मैंने मूवमेंट शुरू किया और रथ बनाया। मैंने एक रथ बनाया जिसका नाम मैंने नरसिंह रथ रखा। अच्छा। क्योंकि नरसिम्हा राव केंद्र में थे, तो मैंने उस पर एक रथ पे एक नरसिंह की फ़ोटो लगाई और सुभाष शर्मा जी जिनका वो निकलता था अखबार हिमालय दर्पण, उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने उस मूवमेंट में मेरा बड़ा सहयोग किया, मुझे रथ भेंट किया, एक गाड़ी भेंट की, बस कहा कि एक बस लिया दिल्ली से और तू अगर इस मूवमेंट को खड़ा करना चाहता है तो कर।
और उन्होंने फाइनेंशियली भी मुझे सपोर्ट किया, सुभाष शर्मा जी ने। और फिर मैंने रथ बना करके फिर पूरे 13 जिलों में मैं उस रथ को लेके घूमा और जगह जगह लोगों को तैयार किया कि भाई चलो चलो खड़े उठो, फिर आंदोलन शुरू करेंगे। आंदोलन फिर शुरू हुआ, लड़े भिड़े। अब राज्य की घोषणा नहीं हुई और उस स्थिति में मैंने जो है 15 अगस्त 1994 को नारायण आश्रम, जो पिथौरागढ़ का लास्ट बॉर्डर पड़ता है, नारायण आश्रम, वहाँ से मैंने उत्तराखंड राज्य 2 के तहत मैंने पद यात्रा प्रारंभ की। अच्छा। और पिथौरागढ़ से लेकर के और दिल्ली तक मैं अपने साथियों के साथ पूरा पैदल गया, दिल्ली तक गया। उसमें मैंने जो है रथ में मैंने ये जो अष्टबली होती है, गेगड़े, मेंढके, छपाड़े, ये सब इकट्ठे करके मैंने कहा इसकी अष्टबली मैं लाल किले पे चढ़ाऊंगा। अच्छा। अगर राज्य नहीं देते हैं, और जो नहीं देगा, उस समय जो है देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, वो हुई। अब हम पहुँचे जगह जगह से, मुजफ्फरनगर में भी गया, सारे लोगों ने बड़ा अच्छा स्वागत किया, प्रवासियों ने। मेरे साथ भीड़ चली दुनिया भर की, लेकिन पूरा पैदल यात्रा, पूरा पैदल ट्रैक जो है, मैंने उत्तराखंड का कुमाऊं का पूरा जो ट्रैक है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, ये पूरा होते हुए और इधर आपका बुलंदशहर, इधर होते हुए मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से दिल्ली। तो दिल्ली बॉर्डर पे मुझे पकड़ लिया, वहाँ घेर दिया कि तुम अष्टबली क्या चीज़ है। मैंने ये घोषणा की थी कि अगर उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से नहीं होगी तो 2 अक्टूबर जिस दिन कांड हुआ था, 15 अगस्त 1994 को मैं वहाँ से चला था, और 2 अक्टूबर को मैंने कहा मैं लाल किले पे अष्टबली चढ़ाऊँगा। ओके। अब बलि का नाम सुन के सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भयभीत हो गए। उन्होंने कहा पहले यहाँ कांड हो रखे हैं, ये और कौन बलि लेके आ रहा है यहाँ, अब पता नहीं कैसी बलि चढ़ाता है। वहाँ पे रोक दिया मुझे। तो उस समय जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, भटजी थे। अच्छा। हाँ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हमारे यहाँ के भटजी थे, उत्तराखंड के। उन्होंने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की, उन्होंने कहा नहीं आने दो। वो आए मुझे मिलने, फिर वहाँ कहने लगे नेतानी जी आपका मकसद क्या है। मैंने कहा मेरा मकसद ये है कि राज्य की घोषणा हो, मैं और कुछ थोड़ी चाहता हूँ। तो खैर से हुआ, उन्होंने मुझे जाने दिया। फिर हम दिल्ली गए। दिल्ली में दयालपुर में मेरी सिस्टर रहती है, नौटियाल जी मेरे मित्र हैं, वहाँ मेरा रात्रि निवास था। वहाँ मैंने वो अष्टबली, जो नवरात्र के दिन, जो अष्टमी के दिन जो बलि चढ़ती है, वो आयोजन मैंने वहाँ पे रखा। दयालपुर जो जमुना पार है, पूरा छावनी बन गया भाई साहब। यहाँ अष्टबली हो रही है, और ये और वो और अलाना फलाना, सारी पुलिस लग गई, CBI और पता नहीं क्या क्या आई, पता नहीं कहाँ से। वो पूरे मोहल्ले के, उस नगर वाले बड़े परेशान हो गए कि ये कौन आया भाई यहाँ ऐसा। अब वो पहाड़ के लोग तो हैं वहाँ। तो मुझको बलि तो चढ़ा नहीं थी मैंने, वो जो गेगड़े मेंढ के छपाड़े ले गया था मैंने पीछे के दरवाजे से वो एक उस पे रखे झोले पे, और रथ को रखा आगे, और पीछे के दरवाजे से एक गाड़ी मंगाई मैंने, और रथ पे एक सब्बल थी। अच्छा। जिस पे सब जगह टीका लगा, पूरे जहाँ जहाँ पैदल होके आया मैं, वहाँ टीका लगता गया। उस रथ को, सब्बल को निकलवाया मैंने, और बाहर ये बुलवा दिया कि मैं अंदर ही पूजा कर रहा हूँ, और वहाँ किसी और दूसरे को बैठा दिया मैंने। अच्छा। क्योंकि बीच में पर्दा था। अब वो मैंने कह दिया पंडित को कि भाई जो आएगा बोलना पर्दा मत उठाना, यहाँ पूजा हो रही है। अब उनको क्या पता कौन बैठा, वहाँ कोई और बैठा हुआ है। अच्छा। अब मैं वहाँ से अपने 4-5 साथियों के साथ 10-12 और हो गए पीछे, और 2 गाड़ी में बैठ के मैं लाल किले के पीछे पहुँचा। लाल किले के पीछे जो अभी वो ओवर ब्रिज है ट्रेन का, बस वहाँ पे पहुँचा। तो वहाँ पे मैंने वो सबल से खोदना शुरू कर दिया। अब तब तक वो कोई पेट्रोल की गाड़ी आई पुलिस की, उन्होंने कहा ये कौन खोद रहा है यहाँ। और मैंने खोदा, फटाफट खोदा, और एक घड़ भी ले जा रखा था मैंने। अच्छा। और वो सब उसमें डाले मैंने, और उसको दबा, वो सब्बल को जो है उस घड़ से मैं पीटता गया।
और वो पूरी सब्बल जो है वो मैंने लाल किले के जड़ पे वहाँ खोल रखी है। अच्छा। हाँ, वो बलियाँ मैंने वहाँ चढ़ाई। मैंने कहा और हड़कताल बीमारी मैंने वहाँ, मैंने कहा जो इस राज्य की घोषणा इस लाल किले से नहीं करेगा उसका सत्यानाश होगा। सत्यानाश हो, अगर हमने कोई, हमारे प्रदेश के लोगों ने कोई गलती की होगी हम भुगतेंगे। नहीं तो निरीह लोगों को मारा गया, इज्जत लूटी गई, ये कोई अच्छा हुआ? अब उसके बाद मुझे अरेस्ट कर दिया उन्होंने, बड़ा बवाल हो गया। दूसरे दिन हमारा वहाँ कहीं प्रदर्शन था किसी उसमें, वहाँ पे रखा हुआ कमल सिंह नेगी जी मेरे वहाँ के संयोजक बना रखे थे, हमारे खास पट्टी के हैं। फिर वो आंदोलन वहाँ पे स्थगित हुआ। उसके बाद फिर जो है मामला चला, घोषणा घासना, देवगौड़ा जी ने वैसे बोला हाँ बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो मामला वहाँ पे आंदोलन का जो है वहाँ तक चला। फिर मैं भी जगह जगह लगा रहा कि भाई आंदोलन के बारे में जो सक्रिय थे, जो लोग, जितनी भी शक्तियाँ सक्रिय थी, सबको, उत्तराखंड क्रांति दल वाले सक्रिय थे, भटजी हुए, बडोन, ये सब। इस तरीके से उत्तराखंड मूवमेंट में जो मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा वो मेरी डायरी बना रखी है। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को बताऊंगा मैं। पर डे की डायरी है, जब मैं पद यात्रा में चला कहाँ पे क्या मुझे तजुर्बा मिला, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन बड़ा क्रैश किया गया। और आज जो जिस राज्य में हम आज रह रहे हैं, ये राज्य कोई आसानी से नहीं मिला। आज बड़ा कष्ट हो रहा है इस बात का कि हम भी सरकार में रहे, आज भी सरकार है, लेकिन हमारी सरकार में ऐसी बदतमीजी नहीं थी। आज जो हो रहा है लूट खसोट, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, नदियों का सीना चीरा जा रहा है खनन के हिसाब से, स्कूलों की जगह शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, स्कूल हमने खुलवाए, सारे स्कूल बंद पड़ते जा रहे हैं, ये बंद करते आ रहे हैं। कोई मामला, मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं है, सारे लोग परेशान हैं। पेपर लीक अलग हो रहे हैं, छात्रों के साथ खिलवाड़ अलग हो रहा है, एक यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहा है, एक पॉलिटेक्निक नहीं खुल रहा है, सारे बंद होते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके बड़ा खौफ हो रहा है कि आखिर में इसलिए थोड़ी बनाया हमने राज्य की ये लूट खसोट करें ये लोग। और भू अध्यादेश कानून जो एक काला कानून जो है, जिसकी वजह से राज्य, हमारी अपनी ज़मीन होगी, अपने हमारे संसाधन होंगे, अपना हमारा रहन सहन होगा, वो सब आज खतरे में आ गया इस वर्तमान सरकार ने। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम बहुत अच्छा कानून लेके आए, हम यूसीसी ले आए। अरे सब ये यूसीसी फूसीसी कुछ नहीं है, सब बकवास है, कुछ नहीं है। यूसीसी अच्छी चीज़ है क्या? लेकिन सरकार तो उसे अपनी उपलब्धि वो तो सरकार कहेगी, वो तो क्या कहते हैं उसको, मोहम्मद तुगलक ने कहा मेरे से बड़ा राजा कोई है ही नहीं, मेरे से बड़ा कोई इंसाफ कोई कर ही नहीं रहा। दिल्ली से दौलताबाद चला गया, दौलताबाद से दिल्ली आ गया, कितने लोग जाने में मरे, कितने लोग आने में मरे, और लास्ट में लिख दिया पागल बादशाह। तो ये पागल सरकार है। ये इतिहास जब भी बनेगा उत्तराखंड का, उस उत्तराखंड के इतिहास में अगर ज़मीन का चीरहरण किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। और इसमें सबसे पहला नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का होगा, जिन्होंने यहाँ पर जो है एक समिट कराई, यहाँ पे उद्योगपतियों की इन्वेस्टमेंट समिट कराई, और उसमें अमित शाह और प्रधानमंत्री सबको बुला के अपनी टोपी बचाने के लिए वो जो भू अध्यादेश कानून जो संशोधित बना था उसको इन्होंने फ्री कर दिया। तिवारी जी ने हमारे टाइम पे, हमारी सरकार में, उसमें 500 वर्ग मीटर था। खंडूड़ी जी आज हमारे बीच नहीं है, भुवनचंद खंडूड़ी जी, मैं उनको, उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 500 से घटा के 250 वर्ग मीटर किया, 250 वर्ग मीटर, कि बाहर का आदमी 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा यहाँ नहीं खरीद पाएगा। लेकिन उसी पार्टी का त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे व्यक्ति, उन्होंने इसको जो फ्री किया, और जो लूट मची उत्तराखंड में ज़मीनों की, आज तमाम जितने भू माफिया हैं पूरे देश के, यहाँ तक कि विदेश के भी, उन्होंने तमाम ज़मीनें, हमारे जो अच्छे अच्छे स्थान थे सब जगह लूट खसोट करके ज़मीनें खरीद रखी और वहाँ रिजॉर्ट बना रहे हैं। और रिजॉर्ट में वही हो रहा है, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे कांड होते जा रहे हैं। हमारे लोगों को आज नौकरी नहीं मिल रही है, ये स्थिति की है। और उसके बाद फिर ये आ गए हमारे पुष्कर सिंह जी, ये दामी गजादा लगाने वाले। दामी जी कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा भू अध्यादेश कानून, कौन सा कानून है ये?
लंगड़ा कानून। अरे तुमने जब सारी ज़मीनें बेच दी, बिक चुकी हैं, तब तुम तो भू अध्यादेश को ला रहे हो। पूरे जो एक्टिविस्ट, जो आंदोलनकारी थे, पूरा आंदोलन चला भू अध्यादेश के नाम पे, हम भी उसमें इन्वॉल्व रहे, कांग्रेस पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। उसके बावजूद भी इन्होंने उसको अमेंडमेंट नहीं किया। ये देखते रहे कि बिक जाए, बिक जाए। अमित शाह का ज़मीन वहाँ खरीद ले, आडवाणी वहाँ ले ले, अदानी वहाँ ले ले, सब बड़े बड़े वो खरीद लें, हमारे यहाँ बिट्टे खाद सब भेद, और उसके बाद तब हम संशोधन करेंगे। तो आज जो उत्तराखंड की जो स्थिति, जो दुर्गति अभी तो नहीं हुई है, लेकिन आज से 10 साल बाद देखना आप, जब यहाँ के आदमी को न उसके पनघट पे पानी मिलेगा पीने के लिए, न उसको जाने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि तमाम भूमाफियों ने जो ज़मीनें खरीद दी। तो ये जो कांड हुआ है आज जो हो रहा है, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। अच्छा, आप कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं, आपने उस दौरान जो बहुत सारी योजनाएं होंगी ऐसी जो राज्य के लिए बनी होंगी, उसमें से कुछ ऐसी योजनाएं भी होंगी, हो सकता है जो अब भी चल रही हों, या बहुत सारी योजनाएं ऐसी होंगी जो शायद बंद कर दी गई हों। जैसे विशेषकर स्कूलों को लेके, एजुकेशन के मिनिस्टर आप रहे, तो उस दौरान स्कूलों को लेके ऐसा क्या प्लान था जो आपको लग रहा है कि उस समय बेहतर था और आज स्थिति खराब हो गई है? देखिए, मैं सन 2012 में देवप्रयाग की जनता ने मुझे निर्दलीय जिताया। बिल्कुल। पार्टी ने तो मेरा टिकट काट दिया था, लेकिन वहाँ की महान जनता ने मुझे निर्दलीय चुनाव जिताया। और जब मैं जीत के आया तो मैंने शिक्षा विभाग और पेयजल विभाग लिया। पेयजल इसलिए लिया कि पानी का क्राइसिस मैंने पूरे स्टेट में देखा था। 5-6 ज़िले ऐसे हैं जो बिल्कुल ड्राई जोन है, डेंजर कंडीशन में। और शिक्षा विभाग इसलिए लिया कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को एक नए ट्रैक पे ले जा सकते हैं। क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं थ्रू फर्स्ट क्लास हूँ, और मुझे पता है कि पढ़ाई में कितना मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छी तालीम मिलेगी तो अच्छे निकलेंगे। तो शिक्षा विभाग तब लिया था। उस समय स्थिति ये थी कि ट्रांसफ़र एक उद्योग था। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में उद्योग था। ज़िले में ट्रांसफ़र इतने हज़ार रुपए, मंडल में ट्रांसफ़र इतने लाख रुपए, पोस्टिंग में इतना, ट्रांसफ़र में इतना, सब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उस समय के जो शिक्षक नेता थे उन्होंने खुले मंच से बोला। और मैं जब बना तो मैंने सबसे पहले जो ट्रांसफ़र उद्योग था वो मैंने बंद किया। मैंने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत जो है किसी की कोई अप्रोच नहीं, मानक बनाए, और उस मानक के तहत बिना किसी अप्रोच के आदमी को उसके उपलब्ध जगह मिल गई। जो कई वर्षों से प्रिंसिपल नहीं बन पा रहे थे, तो मैं इस मामले में हरीश रावत जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो मैंने सुझाव दिया कि आउट ऑफ टर्न दिया जाए प्रमोशन का, तो डाउनग्रेड प्रिंसिपल का जो है वो हमने उस समय फॉर्मूला बनाया और सारे विद्यालयों में प्रिंसिपल हमने भेजे, सारे विद्यालयों में टीचर हमने भेजे। उस समय सारी रिक्तियाँ खाली पड़ी थी, और उस स्थिति में हमने एक माहौल, जो शिक्षा का एक किस्म से विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम हो रही थी, उससे जो है छात्रों की संख्या बढ़नी शुरू हुई। तो ये एक मॉडल स्कूल का जो एक हमारे उस समय हरीश रावत जी ने कंसेप्ट दिया था कि मॉडल स्कूल बने, तो पूरे प्रदेश में हमने 632 मॉडल स्कूल जो हैं, बेसिक से लेके और हाई स्कूल से लेके और इंटरमीडिएट 3 ग्रेडों में हमने मॉडल स्कूल चयनित किए और वो बनवाए। उनमें शिक्षा का स्तर हमने सुधारने का प्रयास किया और वो सुधरा भी। उसमें काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी शुरू की बच्चों ने, और उस रूप में वो एक नया रूप सामने आया। उसको हमने आगे बढ़ाने का विचार था, तब तक तो हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन शिक्षा के सवाल पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इतने वर्ष हो गए हैं इस सरकार ने, जहाँ प्रिंसिपल, आज तक प्रिंसिपलों की कमी बहुत ज़्यादा है, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है। तो प्रिंसिपल को बनाने में इनका कोई योगदान नहीं है। लोग रिटायर होकर के चले गए, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। ऐसे ही जो है स्थानांतरण, इन्होंने एक्ट बना दिया। हमने तो पॉलिसी बनाई थी। मेरी बनाई हुई पॉलिसी उस समय की, आपके
उत्तर प्रदेश ने, आपके हिमाचल ने और आपके पंजाब ने उस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था अच्छा। कि ये पॉलिसी अच्छी है ट्रांसफ़र की, और उस रूप में आज इन्होंने उसको पॉलिसी को ख़त्म करके एक्ट बना दिया। अब एक्ट में क्या है इनका, उसका कहीं अता पता ही नहीं है। खुलेआम भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रखा है। जो मैं सुनता हूँ, जो लोग मेरे से बोलते हैं, इतने रुपए दो और ट्रांसफ़र करा दो, अच्छा। मन इच्छा जगह पे ट्रांसफ़र करा लो। तो वो स्थिति आज जो एक पॉलिसी हमने बनाई थी शिक्षा के सवाल पर, वो इन्होंने ख़त्म की। आज ये सारे स्कूलों को बंद कराते जा रहे हैं। हमारे ज़माने में एक स्कूल नहीं हुआ बंद, बल्कि स्कूल खोले गए। और आज स्थिति ऐसी है कि स्कूल बेसिक से लेके और इंटरमीडिएट, मेरे यहाँ विधानसभा में दुरोगी एक गांव है, वहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट खुलवाया। परसों मैं दुरोगी गांव में रात्रि विश्राम के लिए गया, तो मैंने देखा, जब सुबह आया वहाँ गांव वालों ने कहा कि ये तो बंद हो गया। अच्छा। जब सुबह आया तो देखा तो वो बोर्ड जो है उन्होंने पोत दिया। वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज नहीं लिखा हुआ, उन्होंने पूरा बोर्ड ही पोत दिया शिक्षा विभाग वालों ने। तो मैंने कहा बच्चे कहाँ जाएंगे? जिसकी वजह से, दूरी की वजह से विद्यालय खुला था, आज वो विद्यालय, उसके बच्चे जो हैं फिर हिंडोला खाल या मैर जाली में पढ़ने के लिए जाएंगे। तो ये इन्होंने कौन सी बड़ी पॉलिसी बना दी भाई ऐसी? लेकिन सरकार तो कहती है कि हम मॉडल स्कूल के साथ साथ अब PM श्री स्कूल खोल रहे हैं और अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोल रहे हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालय कुछ नहीं है। जो हमने मॉडल स्कूल खोले थे उन्हीं का नाम उन्होंने अटल उत्कृष्ट विद्यालय रखा है। अच्छा। बाकी कुछ नहीं है, बोर्ड बदल दिया उन्होंने। दूसरा, ये जो PM श्री वाला है, ये PM श्री पता नहीं कहाँ से लाए। ये PM श्री का मतलब क्या है, पहले ये बता दें जरा कि PM श्री का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री जी के PM श्री के नाम से चला रहे हैं, लेकिन ज़रा वहाँ पूछें कि वहाँ प्रिंसिपल कंटिन्यू है कि नहीं है। प्रिंसिपल ही नहीं है। जो विद्यालय हमने अपने टाइम पे, मैंने एज ए शिक्षा मंत्री और माननीय हरीश रावत जी के सहयोग से शिक्षा मंत्री होने के नाते 36,000 लड़के हमने शिक्षा विभाग में अपॉइंट किए। 36,000 रिकॉर्ड है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आज का शिक्षा मंत्री मेरे सामने बैठ जाए जरा, तब डिबेट करें, मैं बताऊं क्या कर रहे हो तुम। 36,000 लड़कों का अपॉइंट, शिक्षा बंधु, शिक्षा आचार्य, PTA, जो हमारे गेस्ट टीचर थे, जो हमारे अशासकीय विद्यालय में जो एडॉक लगे हुए थे, सबको मिला करके 36,000 लड़कों का अपॉइंटमेंट हुआ। उसमें से कुछ ग्रुप छूट गए हमारे, जिन्होंने BTC के उससे ट्रेनिंग के उससे, वो बेचारे छूट गए, उनका हम भला नहीं कर पाए। कुछ हमारे जो योगा वाले थे, जो BPED वाले थे, जिन्होंने PTI की ट्रेनिंग कर रखी थी, वो छूट गए। हमने 632 पद मैंने क्रिएट करवाए थे, सरकार नहीं बनी, वो छूट गए। तो उस स्थिति में आज हम ये कह रहे हैं कि ये बताएं तो सही कि इन्होंने कौन सी उपलब्धि कर दी शिक्षा विभाग में। और शिक्षा विभाग जैसा विभाग, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट विभाग जो है, आज आप जो सड़कों पे जो नौजवानों को देख रहे हैं ना, वो शिक्षा विभाग के ही कारण है। पढ़े लिखे हो गए हैं सब, और आज तुम विद्यालयों को बंद करते जा रहे हो। कह रहे हैं बहाना क्या होता है, अजी वहाँ तो छात्र ही नहीं है। अरे छात्र ने, तुम कोई युक्ति बनाओ ना, हमने भी तो बनाई। हमारे टाइम पे एक विद्यालय बंद नहीं हुआ, हमने भी तो चलाया। तो आपकी कभी मुलाकात होती हो अगर मौजूदा शिक्षा मंत्री से, तो आप बताते हैं उनको कि ऐसा करना चाहिए? भगवान बचाए, धन सिंह जी से भगवान बचाए। ऐसा क्यों? अरे वो तो मिलते ही नहीं है। अच्छा। महाराज, अरे क्या बात कर रहे हैं, वो तो मिलते ही नहीं है। वो तो ऐसे धन सिंह जी हैं, धन्य हो महाराज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसी शिक्षा। वही नहीं मिलते या बाकी औरों के साथ भी ऐसा है? अब औरों को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, भगवान नहीं, मतलब बाकी और मंत्री मिल जाते हैं आसानी से। हम इन मंत्रियों के पास क्या जाएं? सारा किया गया सामने दिख रहा है, जो कुछ बोलेंगे वो होना तो उसमें कुछ है नहीं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जब कुछ नहीं सुन रहे हैं तो फिर और क्या सुनेंगे? मुख्यमंत्री जी की हालत आप जानते हैं, किस आधार पे चल रहे हैं, फूल बरसवा रहे हैं। पूरे 5 साल हमने पूरे कर दिए, फूल बरसा दिए, भू अध्यादेश कानून लंगड़ा बना दिया, शराब की दुकानें खुलवा दी, ज़मीनों में खनन का कारोबार शुरू करवा दिया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया, बिना पैसे के सचिवालय में कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जिस आदमी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड करवाया,
हैं, वो अपना चौड़ा होकर घूम रहा है, इस तरीके से खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, और इतने सब कुछ होने के बाद भी अपने पर फूल बरसा रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, तो 2027 में जो या जब भी विधानसभा चुनाव है तो क्या लग रहा है आपको कि जो आपने बातें बताई कि ये नाराजगी है लोगों की, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, फायदा कांग्रेस को मिलेगा, जरूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ये तो फायदा पहले मिल जाना चाहिए था। इन्होंने क्या कर रखा है भारतीय जनता पार्टी वालों ने, एक तो ईवीएम में घपला है, अच्छा, पहली बात है। दूसरा क्या है कि इनके जितने एसएचजी ग्रुप बने हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो आशा वर्कर हैं, उनके माध्यम से ये इनको लोग, महिलाओं को जो है, अब ये इनके खाते में आने शुरू हो गए पैसे। अच्छा, हाँ, आजकल विधायक, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने अभी निकाली है लिस्ट, एक विधायकों ने पूरी विधानसभा के, सारे विधायकों ने पूरी विधानसभा की एक लिस्ट बना रखी है मुख्यमंत्री राहत कोष की, और सबको, किसी को 10,000 का चेक, किसी को 5,000 का चेक, किसी को 20,000 का चेक, और जो बड़े बड़े हैं उनके रिश्तेदार खूब हैं, मोटे कट्ठे, उनको 2.5 3 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष। अच्छा, हाँ, ये बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं, क्योंकि चुनाव सिर पे आ गया। वो रिपोर्ट हमने कुछ निकाली है उसमें कि भाई ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे बांट रहे हैं। विधायक निधि का देखो, हमारे टाइम पे तो 2.5 करोड़ के करीब था, 2.5 करोड़ भी नहीं था, कुछ ऐसा था, 2 करोड़ 20-25 लाख के करीब था। अब तो 5 करोड़ है। अब 5 करोड़ विधायक निधि रोक के रखी हुई है। अब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे कह रहे हैं, हाँ भाई तू भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, पकड़ 50 लाख का ठेका। अच्छा, रोड बनाने के लिए। अरे भाई रोड बनाओगे, उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? इनके विधायक आजकल यही कर रहे हैं। मंत्रियों को बुला रहे हैं, मंत्रियों को बुला रहे हैं। अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खजानदास जी गए, जो हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग थे, उनको लालच दिया गया कि आओ भाई, आपको जो हम फलाना करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर दिया कांग्रेस को, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि तुम आज, खजानदास जी, आज आप जा रहे हो समाज में, समाज कल्याण विभाग में कितने लोगों को, जो हमारा जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बजट रखा गया था, उस अनुसूचित जाति और जनजाति के बजट को आपने चौपट क्यों किया? कितने अनुसूचित जाति के बच्चों को आपने वजीफे की बात कर रखी है, सारी कटौती कर दी। उनके बच्चों को कितना एडमिशन मिला? बैकलॉग पूरा भर्तियों में, पूरे प्रदेश में 62,000 रिक्तियाँ हैं अभी भी। अच्छा, 62,000 पद रिक्त हैं विभिन्न विभागों में, बैकलॉग अभी तक नहीं भरा। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने रिकॉर्ड भर्तियां की हैं। अरे बताएं नहीं यार, हम तो कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आजकल बड़ा ताजुब होता है, जो जिन बच्चों ने, जिन बेरोजगारों ने बीएड पास किया और उन्होंने एग्ज़ाम पास किया कमीशन से, और उसके बाद उनको नियुक्ति मिली, तो हमारे टाइम पे तो, मैं भी शिक्षा मंत्री था, मैंने कहीं नियुक्ति पत्र नहीं बांटे भाई। मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी जो हैं, उन लोगों को देहरादून बुला रहे हैं और हॉल में जो है नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? अरे तुम्हारी बदौलत थोड़ी भी नहीं मिली उनको नौकरी, उनकी योग्यता की बदौलत मिली नौकरी। तो ये जो प्रचार तंत्र इनका है भारतीय जनता पार्टी का, ये केवल और केवल बेवकूफ़ बनाने का है। मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में जितने विद्यालय बंद हुए हैं, उसका कारण बताएं। कारण बताएंगे, छात्र नहीं है, उसका क्या विकल्प निकाला आपने? पूरे प्रदेश में इस समय 36 पॉलिटेक्निक ऐसी हैं जिन पे ताला लटक गया है, 36। और जो हमने करवाई थी, जैसे मेरे विधानसभा में जोगनी सैंड में मैंने पॉलिटेक्निक सैंक्शन कराई, उस पे 80 लाख के करीब मैंने पैसा भी सैंक्शन कराया उसके प्लेंथ के लिए, वो भी हो गया। उसके बाद आज तक उसमें एक पत्थर नया नहीं लगा। अच्छा, एक ITI जो है मैंने जामनी खाल में बनवाई, उस ठेकेदार का अभी तक पेमेंट ना, ठेकेदार ने कब्जा कर रखा बिल्डिंग पे। अच्छा है। हाँ, पॉलिटेक्निक जितने, उनमें जितने भी मार्केबल ट्रेड थे, जिनके लोगों बच्चों को रोजगार मिल रहा था, वो सब बंद कर दिए हैं।
ये बता देना, खुद चंपावत में जहाँ से मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं वहाँ के 3 पॉलिटेक्निकों पे ताले पड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी सो रखे, मेरे पास रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ, क्या कर रहे हैं ये? मेडिकल कॉलेजों के हाल देख लीजिए आप, बुरे हाल हैं, छात्रों को कोई सुविधा नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। हॉस्टल में जाइए आप, देखिए क्या स्थिति हो रखी है। हॉस्पिटलों में इंस्ट्रूमेंट की स्थिति देख लीजिए। मेरी विधानसभा में एक जो है हिंडोला खाल में एक मशीन आई है एक्सरे की, उसका टेक्नीशियन ही नहीं है। अच्छा। श्रीनगर इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वो डायलिसिस की उसका कोई टेक्नीशियन ही नहीं है वहाँ, वो भी भाड़े पे आता है। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का, धन सिंह जी वहाँ के विधायक हैं और वहाँ टेक्नीशियन ही नहीं है। आजकल इन्होंने कुछ डॉक्टरों को भेजने की बात की है। अब डॉक्टरों को भेजने की कैसी बात कर रखे हैं? खुलेआम खेल है। तो इस रूप में इस प्रदेश का स्वास्थ्य के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, विकास के हिसाब से चौपट गया। अब पानी के सवाल पर आता हूँ। मैं पेयजल मंत्री रहा। जब हमारी सरकार बनी उससे पहले टैंकरों से पानी जाता था, खच्चरों से पानी, इनकी सरकार में करोड़ों रुपए हमने पेमेंट कराया जो टैंकरों खच्चरों का था। और पूरे प्रदेश में मैंने अपने टाइम पे आपके 65 लिफ्ट पंपिंग योजनाएं मैं सेंटर से सैंक्शन करा के लाया, पैसा NRDWP के अंतर्गत, और उन पंपिंग योजनाओं को लागू किया, शुरू करवाया। मेरी विधानसभा में जो आपके पौड़ीखाल पट्टी में कोटेश्वर झंडीदार पंपिंग योजना, मुंडेट कांडादार पंपिंग योजना, हिंडोला खाल भगवान पंपिंग योजना, आपका लक्ष्मोली हडीम की धार पंपिंग योजना, कपरोली अकरी बारजुला पंपिंग योजना, इतनी पंपिंग योजनाएं मैंने सैंक्शन कराई। चौनीखाल पंपिंग योजना। और आज स्थिति ये है कि उस पंपिंग योजना से जो पानी आ रहा है डस्ट वाला, उसका ये फिल्टर तक नहीं लगा पाए हैं। आज स्थिति ऐसी है पूरे क्षेत्र में, वो कीड़े मकोड़े का पानी पी रहे हैं लोग। अच्छा। इनके विधायकों को कोई होश ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, और कहते हैं साहब कि हम बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं। अरे पानी तो सबसे पहले है। पानी की स्थिति, जो हैंडपंप मैंने अपने टाइम पे अपनी विधानसभा में लगाए थे, आज वो अगर हैंडपंप ना होते ना तो जनता त्राई त्राई करती। अच्छा, देवप्रयाग विधानसभा की ओवरऑल क्या स्थिति है इस वक्त वहाँ पर? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप पत्रकार मित्र हैं हमारे, आप खुद जाके देख लीजिए। मैं कहूँगा तो कहेंगे ये तो बोलेगा ही। आप तो पत्रकार मित्र हैं, आप जाकर के एक बार पूरी देवप्रयाग विधानसभा की रीडिंग लेके आ जाइए। चौपट है। अच्छा। चौपट है। जिन विद्यालयों को मैंने खुलवाया उनमें साइंस का सब्जेक्ट इंटरमीडिएट का नहीं हो पाया। 10 साल हो गए, पद क्रिएट नहीं कराए। विधायक जी क्या कर रहे हैं? जो लड़के मेरिट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास जो भी आ रहे हैं, उनको देश भ्रमण करा रहे हैं। अच्छी बात है, करा रहे हैं। बाकी लड़के क्या करेंगे? मास्टर तो है नहीं, वो क्या पढ़ेंगे? ये स्थिति है और उसी में वाई हो रही है। सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे प्रिंसिपल तुम नहीं ला पाए, टीचर तुम नहीं ला पाए, पद तुम क्रिएट नहीं करा पाए, एक विद्यालय नया नहीं खुलवा पाए। लोस्तु बड़ियारगढ़ में डिग्री कॉलेज खुलवाया मैंने, जियो है उसका, माई के लालों ने आज तक वो डिग्री कॉलेज, अब दूसरा जियो निकलवाया वर्तमान विधायक ने। अच्छा। दूसरा जियो ये है डिग्री कॉलेज। अब डिग्री कॉलेज उसका कहीं आता पता ही नहीं है अभी तक। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। आप बताइए, मैंने वो डिग्री कॉलेज इसलिए खुलवाया था, मैं एक बार क्षेत्रीय भ्रमण पर गया तेगढ़ में। तो तेगढ़ में हमारे यहाँ ऊपर एक गांव पड़ता है लोस्तु बड़ियारगढ़ में, चिलेड़ी। अच्छा। वहाँ की 2 लड़कियाँ वहाँ पे तेगढ़ में कुछ सामान खरीदने आई थी। कुंदन सिंह रावत जी हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी दुकान पे कुछ खरीद रही थी। वहाँ के सोशल रिफॉर्मर हैं कुंदन सिंह रावत जी। तो आप ये लगाए कि मैंने उन लड़कियों को पूछा, मैंने कहा बेटा क्या कर रही हो? कि ताऊ जी हमने इंटरमीडिएट कर दिया। अच्छा। तो मैंने कहा अब आगे पढ़ोगी? कहने आए कहाँ से पढ़ेंगे, हमारे मम्मी पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि हम डिग्री कॉलेज में श्रीनगर रह सकें, दूर जा सकें, लड़कियों का मामला है। तो आप लगाइए, वो पीड़ा मेरे को ऐसी चुभी दिल में। मैं वहाँ से चला
और मैं आकर के उस समय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर थी, मैंने उनके पास लिख के दिया मुझे 7 दिन के अंदर इसका जीओ चाहिए। और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से कहा, विद इन 7 डेज उसका जीओ हमने निकलवाया डिग्री कॉलेज लोस्तु बडियारगढ़ में। अच्छा, उसका सर्वे भी मैंने करवाया, ज़मीन दिखवाई। फिर जनता की महान कृपा हुई, ये चिमटा बजाने वाले आ गए, हमको बैठा दिया घर में, कहे मंत्री प्रसाद तूने डिग्री कॉलेज खुलवा दिया, अब तू घर बैठ जा। अच्छा, सड़कें बनवा दी, अब तू घर बैठ जा। 108 सड़कें मैंने सैंक्शन कराई पूरी देवप्रयाग विधानसभा में, 108 कम नहीं होती। अच्छा, आपने बताया कि आपने स्कूल खुलवाए, आपने पंपिंग की योजनाएं बनाई, सड़कें बनवाई, तो ऐसा क्या रहा, लोगों का मूड क्यों चेंज हुआ? अब ये मेरे समझ में भी नहीं आ रहा। अच्छा, ये मेरे समझ में भी नहीं आया कि भाई आखिर में बात क्या है, हैं? जैन कुछ नहीं करी, कहना पड़ो भीतर भरी, और जैन सब कुछ करी, सुल्तान गोटेर पर बैठा ये अगर बैठूं तो ये हालत हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो इस बार की क्या तैयारी है, क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है, दिवाकर भट्ट जी आज हमारे बीच में नहीं है। उनका एक कद था, उनका कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड आंदोलन के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए, हम तो उनके सामने उनके पैर की धूल भी नहीं है। परसों मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि वर्तमान विधायक ने जो है हमारे कंडारी जी ने उनके गांव की सड़क का नाम उनके नाम से कर दिया। अच्छा, बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे जिस आदमी का कद पूरे प्रदेश स्तर का है, उसको उसके गांव के नाम की सड़क पे बड़े खुश हो रहे हैं ना। अरे तुमको होता, तुम्हारी अगर मति सही होती तो दिवाकर भट्ट जी के नाम से उस डिग्री कॉलेज का नाम रख देते। एक बात है, कुछ नहीं, दिवाकर भट्ट जी के नाम से कोई योजना चला देते, कुछ नहीं। तो अब जो आप कह रहे हो कि जनता का जो रुख है, अब मैं तो जनता को सर्वोपरि मानता हूँ। जनता का प्यार स्नेह मुझे 89 से मिला, और उस प्यार स्नेह के बदौलत आज हम राजनीति में भी जिंदा हैं। हार और जीत मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हम हार जीत को एक खेल के रूप में लेते हैं। जीत गए तो काम कर दिया, नहीं जीते तो हम उसमें भी पूरा संघर्ष तो जारी है। संघर्ष हम करते रहते हैं, जारी रहता है। लेकिन आज जो हालात उस विधानसभा के मैं देख रहा हूँ, बड़ा रोना आ रहा है। एनसीसी एकेडमी देश की 5वीं एकेडमी में एज ए शिक्षा मंत्री सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से मनोहर पारेकर जी उस समय शिक्षा रक्षा मंत्री थे, उनसे सैंक्शन करा के लाया अपने प्रदेश के लिए, और उसको सैंक्शन करवाया अपनी विधानसभा में। मैं रावत जी को धन्यवाद देता हूँ, हरीश रावत जी को। एनसीसी एकेडमी का शिलान्यास हो गया। एनसीसी एकेडमी के लिए ज़मीन की बात हो गई, सिर्फ लैंड ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। बदकिस्मती से हम हार गए। वर्तमान विधायक ने और त्रिवेंद्र सिंह जी की कृपा से वो एनसीसी एकेडमी आज पता नहीं कहाँ चले गई। अच्छा, वहाँ से शिफ्ट कर दी, पौड़ी शिफ्ट कर दी। हमने कहा भाई ये तुमने गलत कर दिया, तुम नई एनसीसी एकेडमी लाओ ना पौड़ी के लिए। लेकिन वो एनसीसी एकेडमी आज तक उसका कहीं अता पता नहीं है। मैं एनसीसी का अंडर अफसर रहा हूँ। मैंने एनसीसी के 3 नेशनल कैंप अटेंड किए हैं। आरडी परेड दिल्ली की मैंने यूपी कॉन्टिजेंट का मैं 2nd कमांडर रहा हूँ। मुझे पता है कि एनसीसी की वैल्यू क्या है। इस वजह से जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो कैब की बैठक में मैं पहला शिक्षा मंत्री था देश का जिसने ये प्रस्ताव पारित कराया कि आज़ादी के बाद से अब तक केवल 4 एकेडमी खोली गई हैं एनसीसी की, और सामरिक दृष्टि से वर्तमान परिदृश्य से ये महसूस करता हूँ कि एनसीसी एकेडमियाँ खुलनी चाहिए। और तब 5वीं एकेडमी की स्वीकृति मिली। एक वो तीनों विंग हैं, उसमें एयरफोर्स, नेवी और इन्फेंट्री, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ग्रुप हैं। तो एक टाइम पे एक एनसीसी एकेडमी में एक बैच जो निकलता है वो 1200 लड़के और लड़कियों का निकलता है। और जो एनसीसी एकेडमी से पास आउट होते हैं वो देश के ही नहीं, इंटरनेशनल फोर्स में कहीं भी जाएंगे उनको डायरेक्ट सिलेक्शन की छूट होती है। इतना बड़ा काम हमने करके दिया। और इन राम भजवालों ने, ये चिमटा बजाने वालों ने उस एनसीसी एकेडमी का बोड़ता बैठा दिया। आज तक वो एनसीसी कहीं भी खुले
अरे खोलो तो सही यार, चलाओ तो सही, 10 साल होने जा रहे, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान देवप्रयाग में लाए हम, आप भी जाके देख सकते हैं। आज पूरे वर्ल्ड के, यहाँ के तो हैं, पूरे वर्ल्ड के बच्चे संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन संस्कृत के विद्यालय इन्होंने नहीं खोले। क्या खोले? आजकल वो चल रहा, देख रहा हूँ मैं, संस्कृत ग्राम बना रहे हैं। अरे संस्कृत के विद्यालय तो खोलो पहले। बल्कि जो एक वहाँ पे हमारे जो सचिव हैं गैरोला जी, दीपक गैरोला जी, उनको मैं शाबाशी देता हूँ, उनको मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने जितना प्रयास कर रहे हैं वो संस्कृत की भाषा के उन्नयन के लिए, ये सरकार उनको मौका ही नहीं दे, उनकी बातें ही नहीं सुनती है, इनके सचिव नहीं सुनते हैं, इनका मिनिस्टर नहीं सुनता है। तो जो वो गैरोला जी हैं सचिव, वो उनकी बातों को, वो एक प्रयास ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कि संस्कृत शिक्षा का उद्धार हो। ये काम होना चाहिए था, लेकिन वो उनको बल नहीं मिल रहा है। तो संस्कृत भाषा का उन्नयन के लिए ये संस्कृत संस्थान हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे खुलवाई मैंने, और आज जो है यूनिवर्सिटी तो खुल गई, लेकिन संस्कृत विद्यालय खोलने में सरकार आनाकानी कर रही है। अब कह रहे हैं संस्कृत ग्राम चल रहे हैं। अरे बताओ ना कहाँ चल रहे हैं, वो दिखाओ तो सही कहीं। ये स्थिति है। तो उस रूप में भी शिक्षा के सवाल पर जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ पे जो माहौल बना है प्रदेश में, अभी मैं कहीं गया था, नेशनल स्पोर्ट्स का बच्चा है वो सारे मिनिस्टरों के पास चला गया कि मुझे कहीं सर्विस दी जाए, वो कहीं नौकरी नहीं उसको। अच्छा, बस सरकार कोटा फिक्स करे ना, बता रहे हैं कोटा बना दिया है। अरे भाई उसका बढ़ाओ ना, उसको बढ़ाओ। जो बच्चे एथलीट हैं, जो स्पोर्ट्स में आगे निकल रहे हैं, उनके लिए तो सरकार को ऑलरेडी जो है वो मुक्त हस्त से उनको नौकरी के लिए, उनको वो अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलवाओ, उससे आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता मिलेगा। लेकिन ये उस करने में शून्य है, ये स्थिति कर रखी है। और मदिरालय जो है, विद्यालय बंद, मदिरालय ओपन। अच्छा, ये कर दिया इन्होंने। मैं तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ कि ऐसा स्टार इनको मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने का कि वाह रे धामी जी हैं, या सो हमारा पत्रकारों ने गीत बनाए तय बंद करी थे लिखता सो जी डाली, वाह रे धामी जी क्या गजब है। आपके खिलाफ कोई बोले तो सीधा जेल, और आपके उसमें आ जाए तो सीधा पास हो जाए। ये स्थिति है। जितने ठेकेदार हैं इस समय पूरे प्रदेश के, ठेकेदार मैं बता रहा हूँ, जो एक रोजगार अपने दम पे करते हैं, क्षेत्र में गांव में छोटे छोटे ठेके करते थे, आज इनके सारे विधायक ठेकेदार बने हुए हैं। इनके विधायकों की पर्चियाँ जाती हैं एक्शन के पास, कहते हैं इनको ठेका मिलना चाहिए, चाहे वो PMGSY का है, चाहे PWD का है, चाहे इरिगेशन का है, चाहे किसी का भी है, XY, चाहे एजुकेशन में है, इनकी पर्चियाँ जाती है। अगर उस व्यक्ति का नाम से टेंडर नहीं खुलता है तो वो टेंडर ओपन ही नहीं होगा। अच्छा, हाँ, खुले आम लूट खसोट है। और अपने लोगों को काम देने के लिए विधायक का काम केवल ठेके देने का, झाड़ी काटने के लिए इनका आदमी होगा, झाड़ू मारने वाला इनका आदमी होगा। अभी मेरी विधानसभा में देवप्रयाग विकास खंड में इंडोला खाल में पौड़ी खाल पट्टी में एक रोड बन रही है, पौड़ी खाल से और ग्वाला नगर तक। उस रोड का ठेकेदार कोई बाहर का पता नहीं कौन है, और उसके 7 PT कॉन्ट्रैक्टर हैं। अच्छा, वो भी बाहर के हैं, वो भी यहाँ के नहीं है। अच्छा, वो भी बाहर के हैं। तो यहाँ वाला झक मराएगा। यहाँ का छोटा मोटा ठेकेदारी करने वाला आदमी किसके लिए रोएगा, कहाँ मरेगा जाके वो। इनको कोई मतलब नहीं, इनको कमीशन से मतलब है। 13%, 20%, 35%, ये सब परसेंट ही परसेंट पे चल रहे हैं। आज स्थिति ऐसी आ गई। रेलवे का काम चल रहा है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हमारी सरकार की देन है, कांग्रेस की। ज़रा रेलवे लाइन के देखिए आप, मलेथा प्रभावित क्षेत्र, देवप्रयाग प्रभावित क्षेत्र,
चौरास प्रभावित क्षेत्र, कर्णप्रयाग तक प्रभावित क्षेत्र हैं। जरा वहाँ पे देखिए जितनी कंपनियां क्या हमारे उत्तराखंड की हैं कोई? हमारे यहाँ के जो काम करने वाले हैं, जिनके डंपर हैं, जिनके पोकलैंड हैं, जिनके छोटे मोटे अच्छे काम करने, उनको वहाँ एंट्री नहीं है। यहाँ के जो छोटे मोटे गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनकी गाड़ियाँ भी वहाँ नहीं लगती हैं। यही स्थिति कर रखी इन्होंने। तमाम कोई गडकरी का आदमी है, कोई फिटकरी का आदमी है, कोई मिस्त्री का आदमी है, कोई स्त्री का आदमी है, सारे पता नहीं कहाँ। तुमने उत्तराखंड को लूट का धंधा बना दिया है। बिल्कुल ओपन है। हमारा आदमी यूँ बैठ गया। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप कह रहे हो इतनी अराजकता है इस सरकार में, सब कुछ है, फिर भी ये हैट्रिक बनाने को कह रहे हैं कि हम तो हैट्रिक बनाएंगे, 2 बार जीत गए। देखिए ऐसा है, ये इसीलिए कर रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र की हत्या हुई है। बिहार में कोई चुनाव नहीं हुआ है, इन्होंने सारे खातों में पैसे डाले दबा के। अब वो सब भाग, जो यहाँ काम भी करते थे सब भागे। अरे कहाँ? अरे नेतानी जी, हम वहाँ परिवर्तन लाएंगे। अब परिवर्तन क्या लाना, वो इनको ले आए हैं। अब जहाँ जहाँ इनके चुनाव हुए देखिए ना। तो आपको लग रहा है उत्तराखंड में भी ऐसा कुछ होगा? हमें खतरा है, हमें डर इसी बात का। मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने कहा मंत्री प्रसाद तू चुनाव लड़, चुनाव लड़। मैं तो इस समय सारा घूम के आ गया हूँ क्षेत्र में। मैंने कहा बोलो भाई, पहले चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, पहले बता दो भाई, क्योंकि मैं तेरे को खाए हूँ जलगा दिए कि डर से लगने। लेकिन जो आप कह रहे हो कि लास्ट टाइम पे पैसा डाला जाएगा, तो अभी अगर पब्लिक बोल दे कि हाँ चुनाव लड़ो और लास्ट टाइम पे पैसा डाल दे तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ भैया कि कहीं फूक फूक के कदम कहीं मनीराम चल पड़ा तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा। भाई कांग्रेस जो लगातार संघर्ष कर रही है, सेंटर से लेकर के यहाँ तक संघर्ष कर रही है, हर मुद्दे पे हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, तमाम लोगों ने जो है संघर्ष किया। यूथ ने संघर्ष किया, महिलाओं ने संघर्ष, सब ने किया। अब सब जान रहे हैं। कई लोग कहते हैं अरे नेतानी जी यार तुम कांग्रेस वाले क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्यों भाई, क्या करना है? अब बड़ा लगाना हूँ भाई। लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए सड़कों पे उतरे, कितने लोग आए साथ में? आंदोलन हुआ ना। परसों राहुल जी आए हमारे यहाँ, जो हमारे छात्रों की गूंज कार्यक्रम था। भाजपा की कुछ महिलाएं, बड़ा शर्म आ रहा मुझे उन महिलाओं की सूरत देख करके, शर्म नहीं आई उनको कि वो कह रहे हैं कि केंद्र में राहुल गांधी ने महिला आरक्षण के बिल पे साथ नहीं दिया। अबे बेवकूफ़ों, अंधभक्तों, तुमको इतना पता ही नहीं है कि महिला आरक्षण बिल किस तरीके से पास होगा। उसका तो एक सिस्टम है पार्लियामेंट का। वहाँ पे विरोध करने आ गए। अंकिता भंडारी कांड पे वो महिलाएं कहीं नहीं दिखी। एक महिला, एक नेता भाजपा का बता दे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पे उन्होंने कहीं पे शिरकत की हो। कोई तो माई का लाल उतरता, किसी की माँ बहन तो होती। कोई मतलब ही नहीं, सांप सूंघ रखा है। सब सत्ता में बैठे, बस सत्ता में बैठे रहे, कुर्सी न जाए, चाहे भाड़ में जाए जनता। तो ये स्थिति है। अभी भी जो मैं कह रहा हूँ, फेयर चुनाव में अभी भी मेरी तो जनता से, आपके माध्यम से ये सब लोग सुनेंगे, मेरा तो निवेदन है कि अगर भय से मुक्ति चाहते हो, जनता से निवेदन, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हो, अत्याचार से मुक्ति चाहते हो और व्यभिचार से मुक्ति चाहते हो, तो इस समय कांग्रेस का साथ दो और हमारी बात को का विश्वास मानो। हम इनके सारी चालें फेल कर देंगे। जो इन्होंने कमा करके मोटे पड़े हैं, नहीं है, इनके सारे चिट्ठे हमारे पास हैं। नहीं तो सरकार आएगी तो जांच कराएंगे, कुछ करेंगे, पूरी जांच होगी। अब तो हम भी सीख गए ना। अच्छा, अब तो हम भी सीख गए कैसे घुमाते हैं ये ईडी, पीडी, सीडी, सिट्टी, पिट्टी। अब हम भी सीख गए। विधायक प्रधान को डरा रहा है। अच्छा, हाँ, मंत्री प्रधान को, क्षेत्र पंचायत को, जिला पंचायत को डरा रहा है। हे, अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तेरी जांच बैठा देंगे। सब डर के मारे खड़े हैं। अरे करने जांच। जिस एक्शन ने, जिस अधिकारी ने, जिस एसडीएम ने बीजेपी के विधायक की बात नहीं सुनी, विदिन 24 आवर्स ट्रांसफर फ्रॉम दिस सीट। 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर। मेरी विधानसभा में अब तक पता नहीं 36 एसडीएम चेंज हो गए और ऐसे ही एक्शन भी चेंज हो गए। जिन्होंने जनता की बात की
जिन्होंने कहा नहीं भाई विधायक जी ये गलत बात है, ऐसा तो नहीं होगा, वो दूसरे दिन ट्रांसफर। तो आखिर में क्या चाहते हैं ये लोग? जब इतना कुछ हो रहा है, आपको पता है कि साम दाम दंड भेद सब कुछ चल रहा है, तो चुनाव में फिर मुकाबला करेंगे कैसे? फिर आपने अभी एक चीज और भी कही, आपने कहा जी बीजेपी वाले तो झूठ फैलाते हैं, तो उसका मुकाबला कैसे होगा इन सब चीजों? उसका मुकाबला हम वही तो बोल रहे हैं, हम बोल बोल के करेंगे भाई। हम बोलेंगे ना, जगह जगह बोलेंगे। कांग्रेस के लोग जगह जगह बोल रहे हैं, बोलेंगे कि भाई ये झूठे हैं, इनकी बात का विश्वास मत करो। और अब ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी इस विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा को 13 जिलों में ले जाता हूँ, तो सब जगह मैंने लोगों से बातचीत की। लोग अपने आप कह रहे हैं नेतान जी बहुत हो गया, इनका तो मुंह काला करना है हमने, ये खुद बोल रहे हैं लोग। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी, मैंने कहा कहीं पता चला कि मुंह काला तो इस समय बोल रहे हो और कहीं उस समय तुम्हारा मुंह लाल ना हो जाए। लाल पीले हो, खतरा उसका ज्यादा है। तो इसलिए जो हमें जो शक है, महानगर के चुनाव जबरदस्ती हराए गए, जिला पंचायत के चुनाव जबरदस्ती हरवाए गए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो ये तो ऐसे हो गए हैं कि भस्मासुर टाइप के हो गए ये। शिव जी ने इनको वरदान क्या दे दिया, राम जी ने, तो ये तो भयंकर हो गए हैं। तो फिर इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? ये समस्या तो अब आपको सोना पता चल चोरी, गई। सोना चोरी, चंदा चोरी, सब चोरियां हो रही हैं, सब जान रहे हैं। रेत चोरी, बजरी चोरी, सीमेंट चोरी, लोहा चोरी, पानी चोरी, बिजली चोरी, कपड़ा चोरी, कफन भी चोरी हो रहा है। अब ये सब जान रहे हैं। अब हमने तो सिर्फ ये देखना है कि भाई जनता, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। हमारे पास न पैसा है, न बांटने के लिए दारू है, और न हमारे पास कोई ऐसे साधन है। हम तो निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे, आपका साथ के लिए खड़े हैं। आप लोग इतना सब कुछ होने के बाद भी आप साथ देते हैं तो निश्चित तौर से काया पलट होगी, निश्चित तौर से भय दूर होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा, तमाम चीज़ें दूर होंगी जिनकी वजह से जनता परेशान है। एक कार्ड बनने जा रहा है, एक आदमी का आई कार्ड बन रहा है या बच्चे का प्रमाण पत्र, इतने ज़्यादा चक्कर कटवा रहे हैं, परेशान है आदमी। कह रहे यार क्या व्यवस्था, अरे हमारे टाइम पे तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब दुनिया भर के यात्री आ रहे हैं, दुनिया भर का इनरोलमेंट करो, रजिस्ट्रेशन करो। अरे पहले भी तो यात्रा चली है भाई, वैसा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना है कि अभी भी हम जनता से यही निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि भैया कोई न फूगेगी ना, अराजों में कोयला न सो गला तो भगवान बचाओ। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोग अपने लोगों के हितों के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इस सब के बाद भी आज की तारीख में चुनाव हो तो आप कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं? कितनी सीटें? कांग्रेस की स्थिति 45 सीट लाएंगे हम। 45 सीट आपको लग रहा है कि 100 साम दाम दंड में 45 से ऊपर लाएंगे। इसके बाद भी आ जाएगी? अरे हम भी तो पहलवान हैं, ऐसी बात थोड़ी है। कांग्रेस पहले तो बहुत, क्योंकि जो लग रहा है लोगों से, जो यूथ से लग रहा है, जो महिलाओं से लग रहा है, हाँ थोड़ा ये ज़रूर है कि जो महिलाओं में जो है, जो मोदी जी का भूत है, मोदी मैजिक, वो मोदी मैजिक जो है, वो एक 5 किलो राशन और पेंशन, किसान निधि, ये जो अब चला है इनका आना शुरू हो गया। आजकल मैं यहाँ नवादा में रहता हूँ, तो मेरे मकान के बाहर जो जहाँ मैं रहता हूँ उसके बाहर राशन की दुकान है कंट्रोल की, वो ढांग लगी हुई वहाँ। अच्छा, ढांग कट्टे लोग भरे हुए बोरे। मैंने कहा भाई क्या है ये, क्या क्या दे रहे हो? कहा जी 3-3 महीने की राशन फ्री मिल रही है। हाँ, शायद बरसात के कारण मानसून में। अरे किसका मानसून? मानसून में मिलती है? नहीं मिलती है, पहले कहाँ मिलती थी। अच्छा, अरे लेकिन वो तो मिल जानी चाहिए। लिमिट से मिलती थी। अच्छा, अब फ्री राशन बंट रही है। अब वो फ्री जो बंटना शुरू हो गया, मोदी जी ने ये किसी राजा का इतिहास जरूर पढ़ा है कि जनता को इतना अंधभक्त बना दो, इतना अंधा बना दो कि उसकी आँखें ही ना खुले कि वो गड्ढे में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। फ्री, सब चीज़ फ्री। तो जब सब चीज़ फ्री तो वह बिजली भी फ्री करो ना, आना जाना भी किराया फ्री करो,
स्कूल में फीस फ्री करो, हॉस्पिटल में फीस फ्री करो, ये नहीं करेंगे फ्री। वो राशन इसलिए कर रहे हैं ताकि मजदूर जो है, गरीब आदमी, वो उस राशन, क्योंकि आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको अपने परिवार की शाम की रोजी रोटी का लाला पड़ा हुआ है। वो किसका देश और किसका भेष, वो कह रहा है कि मेरा बच्चा शाम को रोटी खाएगा कि नहीं खाएगा। वो इस चक्कर, मतलब इतने लायक बना दिया मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा माहौल तैयार किया है कि गरीब को तो ये सुध ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसको तो रोटी चाहिए, रोजी चाहिए। अब मनरेगा थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, क्या बुरा थी। आज जितने प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, सिन्नी खोले ढोल होगी, न्यूगोल ढोल, मतलब जिसकी पूरी नहीं है, बजेगा कहाँ से हो। तो उसका नाम बदल दिया ना योजना का। अरे नाम क्या बदल, जयराम जी, बीबी राम जी, बीबी राम जी, जयराम जी वही तो, जयराम जी वही। अब बताओ, प्रधानों के सारे अधिकार, ठेकेदार बाहर से आएगा, टेंडर होगा, जितनी मजदूरी पहले मिलती थी उसके हिसाब से कुछ नहीं होगा, जितना उसका काम चाहेगा उतना काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो प्रधानों के पास क्या अधिकार रहे? कुछ नहीं। क्षेत्र पंचायत के पास क्या अधिकार है? कुछ नहीं। जिला पंचायत के पास क्या अधिकार है? कुछ नहीं। वो केवल वो भोंपू टाइप के हो गए हैं। अब वो बेचारे करें क्या? वो जा रहे हैं जिला पंचायत की मीटिंगों में, जा रोज घपला हो रहा है। सब जिला पंचायतों में घपलेबाजी हो रही, मतलब हल्ला हुल्ला, क्योंकि कुछ बजट के हिसाब से कुछ है ही नहीं। अब कह रहे हैं हमने बजट दुगुना कर दिया है। अरे किस मद में किया बताओ तो सही जरा। तो जो मनरेगा का जो कंसेप्ट था हमारी कांग्रेस सरकार का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए सरकार का, उस कंसेप्ट को महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए इन्होंने जयराम जी योजना ले आई पंचायतों में। अब वो योजना, अभी मैं कह रहा हूँ इस योजना को लागू करना तो बात की बात है, अभी तो लागू नहीं हुई हो, अभी तो खुद कन्फ्यूजन में, सारे अधिकारी भी परेशान हैं, कर्मचारी परेशान हैं। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आज पूरी जनता के हित के लिए कि जिन प्रधानों का मनरेगा के अंतर्गत काम हो रखा है, जिन योजनाओं पे काम हो रखा है, उसका पेमेंट क्यों नहीं कर रही सरकार? मनरेगा के अंतर्गत जिन प्रधानों ने जो काम अपनी ग्राम सभा में कराया है, 20-20 करोड़, 35-35 करोड़, 15-15 करोड़ की लायबिलिटी फिक्स है। अच्छा। और उस प्रधान के घर पे रोज वहाँ वो लोग आ रहे हैं, गांव वाले, कि भाई हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? कौन जिम्मेदार? उनका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? पिछला पेमेंट तुम कर नहीं रहे हो। और जयराम जी वाले पहले आ गए हैं, क्या है ये? तो ये तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे हिंदुस्तान में कोई बोलने वाला नहीं है। हम कांग्रेस के लोग हैं बोलने वाले, हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे इस देश के हित के लिए, इस जनता के हित के लिए। जो जनता आज परेशान है, ये क्या परेशान? लेकिन जनता भी भरोसा करे, ये आप कहना चाह रहे हो कि हम तो लड़ेंगे लेकिन जनता भी हम पे भरोसा करे। जनता भरोसा करेगी तो फायदे में रहेगी, नहीं करेगी तो जयराम जी। ये तो जनता पे है, जनता की इच्छा है, जनता सर्वोपरि है। जनता के डिसीजन को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जनता के डिसीजन को बदलने के लिए हम अपील जरूर कर सकते हैं। अपनी तरफ से आप निवेदन कर कि भाई हम निवेदन कर रहे हैं कि इन राक्षसों से बचो भाई। ये तो जो ऐसे भस्मासुर पैदा हो गए हैं, जिनको नाचना सिखाया था, वही हमारे पीछे पड़ गए, सारी योजनाएं चौपट हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे अभी वो इन्वेस्टर समिट कराई, इन्होंने भी कराई, दामी जी ने, इन्होंने भी ढोलक बजाया, खूब बजाया, कितने करोड़ों रुपए बर्बाद किए, कोई हिसाब है? कुछ नहीं। अभी आप कहीं भी चाहिए उत्तराखंड में, इतने बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं, 10-10 मीटर पे, 20-20 मीटर पे वो होल्डिंग, फलानी योजना, फलानी योजना, मोदी जी का वो चेहरा और धामी जी की खींचे दांती, दिखे नहीं जन, फर्स्ट क्लास। हमारा बेटा लगता है राहुल कोटियाल, जो 12 मासा जिनका अपना हुआ है, उसने, उसके खिलाफ जो है आपने पूरा माहौल क्रिएट करवा दिया। मैं तो उस बालक को बधाई देता हूँ कि उसने अपना चैनल, आप जैसे लोग जो खुलेआम बोलते हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ भाई। उसने यही तो कहा कि जो पब्लिसिटी में इतना पैसा खर्च किया है, इसका हिसाब किताब दो भाई।
कहाँ हुआ? हमारे यहाँ के मीडिया वालों को तो नहीं देते हो तुम। और दिल्ली का बहुत बड़ा जो पूंजीपति है उसको धकाधक करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे रहे हो। हमारे यहाँ के जो छोटे पत्रकार हैं उनको विज्ञापन नहीं देते हो, और बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप खूब दबा के अपना अपना प्रचार प्रसार करवा रहे हो। तो उसने क्या गलत कहा था? लेकिन उसको भी प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो डटा हुआ है। आप जैसे लोग डटे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर में ये जो चेहरा है, फासिज्म अगर किसी ने पढ़ा है, फासिज्म जिसको बोलते हैं फासिज्म, उस फासिज्म को जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो जरूर पढ़े फासिज्म क्या होता है। ये फासिस्टवादी लोग हैं जो दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हैं, और जो बोलेगा ज़्यादा उसको गोली मारने में भी देर नहीं करते हैं, उसकी पिटाई करने में भी देर नहीं करते हैं। इनके जो लठ लेके घूमते हैं ना, ये काली टोपी, खादी कच्छा, ये वही हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। सारा बेमनुष्यता फैला दी है समाज में, एक दूसरे को सबकी नज़र से देखना शुरू कर दिया लोगों ने। क्या हमारा भाईचारा था, कितना सुंदर हमारे देश का माहौल था, कितना अच्छा हमारे प्रदेश का माहौल था, सारा गुड़ गोबर कर दिया इन्होंने। केवल हिंदू हिंदू हिंदू। अरे हिंदू हो तो बद्रीनाथ का चंदा कहाँ गया? बद्रीनाथ का वो चंदा का उसका पैसा कहाँ गया? केदारनाथ का सोना कहाँ गया? ऐसे हिंदू हो। और फिर अभी सुना मैंने कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हैं वो अमित शाह को मिले हैं कि देवस्थानम बोर्ड को फिर रिपीट किया जाए। तो त्रिवेंद्र जी की तो मति पहले ही थोड़ा खिसकी हुई है, वो और खिसकने जा रही है। भाई देवस्थानम बोर्ड जो ये लाए थे, ये हमारे धार्मिक आस्था पे कुठाराघात था। ये जो यूसीसी लाए हैं ना, यूसीसी, ये यूसीसी भी हमारे कल्चर पे कुठाराघात है। इसको पब्लिक अभी नहीं समझ रही है। जब लागू होगा, लागू तो कर दिया इन्होंने, लेकिन जब इसका असर आना शुरू होगा तब लोग समझेंगे कि ये तो इन्होंने फांसी लगा दी हमारे लिए। तो ये तमाम जो बिल हैं इनके, जो इनका दिल ही काला है तो बिल भी काला होगा, ये स्थिति है। तो सरकार आएगी तो इनको हटाएंगे, क्या करेंगे? हमारी सरकार बनेगी, जितने इनके गलत कानून हैं, सबसे पहले जो हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार का रास्ता खोलने का काम। जो उपनल कर्मी हैं, उपनल कर्मी में डिवीजन करा दिया। 10 साल जिसकी सेवा हो गई उसको उसमें लेंगे एक कैटेगरी में, बाकियों को बी कैटेगरी। अरे भाई ABC क्या होता है यार? तुम एक झट, जैसे मैंने अंशकालिकों का करवाया था एक झटके में, सीधा ऐसे करवा दे एक साथ। हाँ, ऐसे करवा देने। वहाँ भी डिवीजन। वो जो गेस्ट टीचर हमने लगवाए थे, विधानसभा के कैबिनेट का फैसला है। मैंने कहा, अरविंद पांडे जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, अरे मैंने कहा यार उस फैसले को एग्जीक्यूट कर दो, ये सारे जो गेस्ट टीचर हैं इनका भला हो जाएगा। क्यों सुनना था? आंखों में पट्टी बंदी है, और ये वर्तमान भी ऐसे ही है। तो उस स्थिति में मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की गारंटी, जो हमारे जो कर्मचारी वर्ग है वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो इन्होंने बंद कर दी। हमारी सरकार बनेगी, हम उसको लागू करवाएंगे। हमारी सरकार बनेगी, जो भू अध्यादेश कानून जो इन्होंने गुड़ गोबर करके रखा हुआ है उसको सख्ती से लागू करेंगे और सख्ती लाएंगे, उसमें अमेंडमेंट करेंगे। बिल्कुल अमेंडमेंट करेंगे। जितने इन्होंने लूट मचाई है ना, ये सारी लूट हम बाहर निकालेंगे। और हमारी सरकार बनेगी तो जो हमारे जो हक हकूक हैं, जो हमारी बुनियादी समस्या, जैसे एक छोटे से एक आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी चक्कर कटवा रहे हैं। तो ये जितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, एक राशन कार्ड बनाने के लिए दुनिया भर के चक्कर, फॉर्मेलिटीज़। एक आपका जो कार्ड कोई वो होता है जो आपको क्या पहचान, उसमें उसके लिए भी चक्कर काट रहे हैं। तो जितनी भी कमियां हैं, इन सब कमियों को हम निस्ते नाबूद करेंगे। अच्छा, एक और दूसरा जो SIR छूट गया, SIR पे क्या है कांग्रेस का रुख? मतलब आपका क्या रुख है? नहीं, SIR भी जो है, ये भी एक
जिसको कहते हैं ना कि चोर दरवाजे से मार कर दी, अच्छा, वो SIR है और कुछ नहीं है। SIR में जो ये कर रहे हैं, कई जगहों पे तो इनके जो BLO हैं, BLO, वो किसी की फ़ोटो ही नहीं ले रहे हैं। हाँ, तुम्हारी फ़ोटो है उसमें, हो जाएगा, जबकि उसमें फ़ोटो एसेंशियल है। कई जगह इन्होंने ऐसे ही भेज दिए हैं। कई जगह कह रहे हैं तुम्हारा ये मकान ठीक नहीं है, तुम्हारा ये कागज़ सही नहीं है। काटो छांटो, आपको पता होगा बहुत सारे BLOs ने जो है आत्महत्या कर दी अन्य स्टेटों में, बिहार में हुआ है, यहाँ भी ऐसी स्थिति न बताने वाली। जितने शिक्षक थे, टीचर थे, सबको इन्होंने जनगणना पे लगा दिया। अरे शिक्षक का काम तो पढ़ाना होता है भाई, तुमने उनको ऐसा बना दिया जैसे ये कहीं के नहीं, जनगणना पे। भाई जनगणना काम शिक्षकों का नहीं है, पढ़ाना काम है। इतना विभाग है, 65 विभाग हैं, 65 विभागों के जितने भी कर्मचारी हैं, औरों को लगाओ ना जनगणना पे। तुम शिक्षा विभाग के ही पीछे पड़े हो, शिक्षकों को पढ़ाने का मौका ही नहीं दे रहे हो, ऊपर से स्कूल बंद कर रहे हो। तो ये जो SIR है, इसके पीछे गणित यही है कि जितना ज़्यादा हो सके जो कांग्रेस रिलेटेड जो वोटर हैं उनको किस तरीके से डैमेज किया जाए, वो उसका एक उदाहरण है, उसका एक बैकडोर हथियार है। उस तरीके से होगा ये और करेंगे ये। अभी मेरी विधानसभा में तकरीबन जो है 7,000 वोटर कम हो गए। अच्छा, हाँ, देवप्रयाग में, हाँ 7,000। ठीक है, कोई देहरादून आ गया, उन्होंने वो कर दिया कि भाई, लेकिन जो वहाँ रह रहा है उसका भी तो होने दो भाई। जो यहाँ से कह रहा है कि मेरा वोटर वहाँ होना चाहिए, मैं वोटर वहाँ का बनना चाहता हूँ, उसके लिए कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं है। अच्छा, हाँ, भले जो हमारे वहाँ पे SDM है मिस्टर भट्ट हैं, वो बहुत सीरियसली उसको, मुझे लगता है कि निष्पक्षता से बात कर रहे हैं वो। और जो हमारी पार्टी की तरफ से BLA 1 जिन्होंने BLA 2 का गठन किया है, जैसे हमारे यहाँ मोनानंद डोभाल जी हैं, वो BLA 1 है, तो उन्होंने पूरे 148 बूथ हैं हमारे, तो उन पे BLA 2 का अपॉइंटमेंट किया है। तो पूरा कोऑर्डिनेशन है, ऐसे ही हर पार्टी का है। तो हमारे यहाँ तो उतनी गुंजाइश नहीं है लोगों की, लेकिन जहाँ डेंस पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे ये बिल्कुल अंदर ही अंदर जो है। अच्छा, अब वो वोटर लिस्ट आ गई है नई वाली, मेरे संज्ञान में आया है कि वोटर लिस्ट आ चुकी हैं जिला हेडक्वार्टर में। अब उसमें देखेंगे कि कितना इन्होंने हेराफेरी किया है, कितना उन्होंने सही किया है, वो सब सामने आएगा। क्योंकि अभी तक जो 18 साल की जिनकी उम्र हो गई है उन बच्चों का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अच्छा, अब वो सेकंड पार्ट उसका चलेगा। तो हमारा आपके माध्यम से जितने भी यूथ हैं जो 18 साल के होने जा रहे हैं, हो गए हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन एज ए वोटर ज़रूर करवा दें, अपना वोटर ID ज़रूर बनवा दें, ताकि वो अपने मत का प्रयोग सही कर सकें। और ये भी देन जो है वो हमारे स्वर्गीय राजीव जी की है, जिन्होंने 18 साल की वोटिंग का अधिकार दिया, तो उस रूप में उनका उपयोग करें लोग। हमारे साथ थे मंत्री प्रसाद नैथानी, जिन्होंने अपनी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक यात्रा के बारे में बताया। साथ ही साथ कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर भी बात की। ये भी बताया कि मौजूदा सरकार में क्या क्या कमियां हैं, शिक्षा के स्तर में किस तरह से गिरावट आ रही है, शिक्षा व्यवस्था कैसे बदहाल हो रही है, और ये भी बताया कि SIR या अन्य तरीकों से कैसे उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। नैथानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद आपका। संवाद 365 में इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।